हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है कि सभी लोग पूरे सब बढ़िया होंगे। तो गाइस, जो ये न्यू स्टोरी है जो कि मैं यहाँ पे चालू करने वाला हूँ वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि इस स्टोरी के अंदर एक ऐसा लड़का है जो कि अवेकन होने के तुरंत बाद ही एक अल्ट्रा लेजेंडरी समनर बन जाता है, जो कि इंसानों को यहाँ पर समन कर सकता है। और वो सबसे पहले एक ऐसे इंसान को समन करता है जो कि पूरे सा पागल था, और उसकी वजह से पूरी दुनिया एमसी के लिए पूरे सा पागल हो जाती है। और हमारा एमसी जो कि पूरे से इंट्रोवर्ट था, बेचारे की बैंड बजी हुई थी सभी लोगों को यहाँ पर जवाब देते देते। और आगे उसके साथ क्या होगा ये जानने के लिए चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। पर उससे पहले प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही वीडियो को हाइप भी, क्योंकि जितनी ज्यादा वीडियो की रीच जाएगी उतनी ज्यादा जल्दी नेक्स्ट वीडियो आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। स्टोरी की शुरुआत एक अंधेरी गली से होती है, जहाँ पे एक लड़का हुडी पहनकर चल रहा था, पर पीछे बैठे हुए दो लोग यहाँ पर उसका मजाक उड़ा रहे थे, और वो अपने हाथ में पॉलिथीन को रखे हुए गंदी सी गलियों के अंदर से निकल रहा था। वो कहता है कि ये स्टूडियो डिस्ट्रिक्ट है जो कि दिन ब दिन काफी ज्यादा गंदी और शोर भरी होती जा रही है, और मैं अभी भी अपने छोटे से रूफ टॉप होम के अंदर जो कि 180 स्क्वायर फीट का है उसके अंदर फंसा हुआ हूँ, और आज भी रात के खाने में मुझे रामन खानी होगी। और ये सोचकर अपनी हुडी हटाने वाला असल में ये हमारा एमसी है, जिसका नाम वॉन्ग है। इसकी उम्र 25 साल है। इसके पास कोई ढंग का काम नहीं है, पर फिर भी ये अभी भी 3 पार्ट टाइम जॉब्स के बीच में घूम रहा है, जैसे कि कन्वीनियंट स्टोर, बीबीक्यू जॉइंट और डे लेबर। और बिल्कुल किसी खच्चर की तरह दिन भर काम करने के बाद भी अभी तक उसने एक पैसा तक नहीं बचाया है। और सिंपल सा रीजन ये है कि वो कर्ज जो कि उसे यहाँ पर चुकाना है, भले ये कितने ज्यादा दर्द देता ही क्यों ना हो, पर फिर भी उसे ये यहाँ पर चुकाना ही होगा। पर मेरे पास ऐसा कोई भी स्पेशल स्किल नहीं है, मैं तो बस यहाँ पर दिन भर काम करता रहता हूँ, इसलिए ऐसा कोई भी ब्राइट फ्यूचर नहीं है जो कि मेरा आगे चलकर वेट कर रहा हो। मैं तो बस एक मीडियोकर बॉटम फीडर हूँ। और वो ये सब सोचते हुए अपने रोमन को एंजॉय करने ही वाला था, पर तभी अचानक ही उसके सामने एक विंडो पॉपअप हो जाती है, और उसके अंदर लिखा गया था कि वॉन्ग यहाँ पर अवेकन हो चुका है। जैसे वो कंफ्यूजन के साथ ये देखता है, जिस चीज की वजह से वो रोमन खाना ही भूल गया था, और वो चिल्लाते हुए कहता है कि गरम है गरम है। बेचारे का मुंह जल गया था, पर अभी भी वो काफी ज्यादा कंफ्यूज अपने सामने के स्टेटस विंडो को देखता है। क्या अवेकन मैं? फिर हमें अवेकनिंग के बारे में बताया जाता है कि कुछ लोग यहाँ पे इसे ब्लेसिंग कहते हैं, एक ऐसा मौका जो कि यहाँ पे पूरी जिंदगी बदलने का जैकपॉट हो सकता है, और ये तो किसी भी लॉटरी के टिकट को जीतने से काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। पर बस यहाँ पे एक ही चीज है, अगर तुम इस चीज को एंजॉय करना चाहते हो तो सच में इसके लिए तुम्हें जीना पड़ेगा। पर टावर के अंदर जाना ही सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है, और ये सोचकर वो वहाँ पर निराश हो गया था। जिसके बाद वो बताता है कि टावर के अंदर जाने के बाद कोई भी मॉन्स्टर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर सकता है, या फिर तुम वहाँ पर जमकर मर सकते हो, या फिर गर्मी में जलकर मर सकते हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि कोई जहर की वजह से तुम्हारी मौत हो जाए, या फिर तुम किसी ट्रैप के अंदर फंस जाओ जहाँ पर मौत तुम्हारा इंतजार कर रही हो। और ऐसे ही न जाने कितनी चीजें हैं जो कि टावर के अंदर तुम्हारा इंतजार करती हैं। और ये सभी वो कीवर्ड्स है जो कि वोंग अभी तक यहाँ पर सोच चुका है कि टावर के अंदर जाने के बाद किस किस तरीके से यहाँ पर मौत हो सकती है, क्योंकि जब भी उसने यहाँ पर कोई भी इनजस्टिस देखा है, सीधी सी बात है उसने अपनी आंखें बंद कर ली। और मैं किसी भी खतरनाक सिचुएशन से निकलने के लिए कोई भी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता हूँ, इसलिए मैं कभी भी कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन साइट के नीचे से नहीं गुजरा। और वो बॉटम फीडर कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ वोंग, जो कि इसी तरीके से अपनी 25 साल की जिंदगी गुजार चुका है, पर अब मैं यहाँ पर अवेकन हो चुका हूँ। अभी भी उसे इस चीज के ऊपर डाउट था। वो कहता है कि मैं सच में यहाँ पर अवेकन हो चुका हूँ, ऐसा तो नहीं काफी थक जाने की वजह से मुझे अजीब तरीके की चीजें दिख रही हो। जिसके बाद वो इस चीज को कंफर्म करने के लिए चिल्लाता है स्टेटस विंडो, और अचानक उसके सामने अपनी स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है, जहाँ पर उसके स्टेटस लिखे गए थे, और साथ ही उसका ट्रायल भी जो कि एक समनर है। और डिटेल्स पढ़ने के बाद वोंग कहता है यानी ये चीज पूरे से सच है, और जो मेरा ट्रायल है यानी क्लास है वो समनिंग है। जिसके बाद हमें ट्रायल्स के बारे में बताता है, यानी जो अवेकनर्स होते हैं उन्हें यहाँ पर एबिलिटीज ग्रांट होती हैं जिन्हें ट्रायल्स कहते हैं। और इसकी रेंज जैसे स्वॉर्ड्समैनशिप, स्पेयरमैनशिप, शील्ड आर्ट, आर्चर, मार्शल आर्ट और जेंटिफिकेशन, हैवी स्विंग, समनिंग, हीलिंग और इसी तरीके की और भी कई सारी होती हैं। और उसमें जो समनर्स होते हैं वो स्पिरिट, फैंटम बीस्ट, गोलम, डीमन बीस्ट और ऐसे ही अलग अलग तरीके की जीवों को यहाँ पर समन कर सकते हैं। और जनरली उनके पास इस तरीके की एबिलिटी होती है कि जिस क्रीचर को यहाँ पर समन करेंगे वो उसे यहाँ पर कमांड कर सकते हैं। और वो यही सोच रहा था कि आखिर वो यहाँ पर किस तरीके का समनर है, यानी आखिर वो यहाँ पर किसको समन कर सकता है, क्योंकि अब मैं यहाँ पर अवेकन हो चुका हूँ तो क्यों न मैं अपने एक स्किल को यहाँ पर कास्ट कर देखूं। जिसके बाद वो एक स्टाइलिश पोज देते हुए कहता है स्किल समन। जिसके बाद वो अपने आप में शर्माने लगता है रैंडम समन, पर फिर भी वहाँ पर कुछ भी नहीं होता। और वो ये देखकर कहता है कि हाँ बिल्कुल ये तो यहाँ पर बिल्कुल बाहरी काम करेगी ही नहीं, क्योंकि असल में जो प्लेयर्स की एबिलिटीज होती है जिनके अंदर स्किल्स भी इंक्लूडेड होते हैं, असल में वो सब केवल टावर के अंदर ही वैलिड होते हैं। उन्हें टावर के बाहर की जो दुनिया है उसके अंदर मैनिफेस्ट नहीं किया जा सकता। पर इसके अलावा वो कभी भी कहीं पर भी अपने स्टेटस विंडो को चेक कर सकता है। इसी वजह से जो प्लेयर्स होते हैं वो टावर के बाहर कोई आम इंसान से बिल्कुल भी अलग नहीं होते। और मुझे सच में कितना ज्यादा बड़ा बेवकूफ जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि कोई भी जिसके पास इंटरनेट कनेक्शन हो वो इस चीज के बारे में जानता है। इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि टावर के बाहर कोई भी स्किल यहाँ पे एक्टिवेट हो सकता हो। पर अगले पल वोंग के सामने यहाँ पे कोई स्टेटस विंडो ओपन हो जाती है कि यहाँ पर रैंडम समन को इंटेरोगेट किया जा रहा है। ये देखकर वो थोड़ा सा कंफ्यूज था,
और यहाँ पर एक तरीके की लाइट मैनिफेस्ट होना चालू हो जाती है जिसने यहाँ पे शेप लेना चालू कर दिया था और कुछ ही देर में एक आदमी उसके सामने समन हो चुका था। और ये देखने के बाद वोंग का चेहरा देखने लायक था। सच में उसके चेहरे का रंग पूरे से उड़ चुका था और वो सच में काफी ज्यादा फनी लग रहा है। वो कहता है कि रुक जाओ, आखिर ये काम कैसे कर गया? तो वो आदमी जो कि समन हुआ था वो सल्यूट करते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं एक इंसान हूँ। और वोंग कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, मैंने टावर के बाहर एक सक्सेसफुल समन कर लिया और ये कोई नॉर्मल समन नहीं है जैसे कि कोई स्पिरिट या फिर कोई गोलम होता है, बल्कि एक इंसान है। और वो आदमी जो कि वहाँ पर गंद फैल रही थी जैसे उसे स्मेल करता है तो उसकी नाक पूछते है तो उस चीज से भर जाती है। और वो कहता है क्या ये रोमन है, क्या मैं एक बाइट ले सकता हूँ? तो वो कहता है कि बिल्कुल। और ये देखने के बाद वो आदमी काफी ज्यादा खुश हो गया था। असल में इसका नाम जॉन है। और वोंग इसे देखकर कहता है कि सभी चीजों को छोड़कर मैंने यहाँ पर बस जस्ट वन माइट स्मूचर को समन किया है। और जब जॉन रोमन खाना चालू करता है तो बस यहाँ पर खींचता चला जाता है। एक ही बार में पूरा पूरा रोमन खाली करना चालू कर चुका था। और ये देखकर वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो खाते हुए कहता है कि सच में जिसका फ्लेवर वो काफी ज्यादा तीखा है। और वो सोचता है लगता है कि ऐसी चीजें कुछ जरूरत से ज्यादा ही तीखी लगती है। पर वोंग अभी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि टावर के बाहर इस तरीके से कोई स्किल काम कैसे कर सकता है और एक इंसान समन होना। आज से पहले मैंने कभी भी इस चीज के बारे में कहीं पर भी नहीं सुना। जिसके बाद वो अपने स्टेटस विंडो को चालू करता है और उसे यहाँ पर सबनेबल रैंक के बारे में बताया जाता है कि वो आर ग्रेड यानी रेड से लेकर LSS रैंक तक जा सकता है यानी लेजेंडरी स्पेशल सुपर रैंक। और ये सभी उनके ग्रेड्स हैं जिस तरीके से किसी गेम के अंदर कोई कैरेक्टर के ग्रेड्स होते हैं। और इसके अलावा जो समन होगा वो अपने समनर से 3 लॉ से यहाँ पर बॉन्ड रहेगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है क्या 3 नियम? जिसके बाद उन 3 नियमों के बारे में बताया जाता है कि जो भी यहाँ पर समन होगा उसे अपने समनर की किसी भी कीमत पर रक्षा करनी होगी और उसे यहाँ पर अपने समनर की हर एक बात को एब्सोल्युटली मानना होगा। पर थर्ड, अगर यहाँ पर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है और जो समनर है उसकी जान के ऊपर बात बन जाती है तो उसे यहाँ पर सेकंड लॉ को छोड़कर बस केवल फर्स्ट लॉ के ऊपर ध्यान रखना होगा कि उसे कैसे भी कर अपने समनर की जान बचानी होगी। और बोंग ये देखकर कहता है कि वो यहाँ पर मेरी हर एक बात मानेगा। ये सुनने में तो काफी डिसेंट सा लग रहा है, पर आखिर असल में ये इंसान है कौन जिसे मैंने यहाँ पर समन किया है? जिसके बाद वो अपनी कैटेगरी को निकाल कर चेक करता है तो उसे यहाँ पर इसके बारे में पता चलता है यानी जॉन के बारे में। तो उसे पता चलता है कि इसकी ग्रेड SR है यानी एक सुपर रैंक और ये एक असैसिन है। इसका मैनिफेस्टेशन लिमिट 6 घंटे की है और कूल डाउन 3 घंटे की। और जॉन क्रूल असैसिन गिल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा सिरदर्द था, पूर्णतः था पागल। पर इसके बाद भी जो इसका मिशन सक्सेसफुल रेट था वो 99% था। यहाँ तक जॉन ने एक 5th सर्कल डार्क मेज तक को यहाँ पर खत्म किया है। और उसके जो आखिरी मूवमेंट्स थे अचानक ही वो वोंग के दिमाग के अंदर एंटर करना चालू कर जाते हैं। वो कहता है कि अचानक ही कई सारी इन्फॉर्मेशन है जो कि मेरे दिमाग के अंदर एंटर कर रही है। जिसके बाद उसे फ्लैश दिखना चालू होते हैं और ऐसा लगता है जैसे कि वो किसी की यादों में गिरता चला जा रहा हो। पर जब उसे एहसास होता है कि जॉन काफी तेजी से सीधे उसकी तरफ ही भागकर आ रहा है, ये देखकर वो घबरा गया था। पर तभी वो उसे यहाँ पर क्रॉस कर आगे निकल जाता है और वो ये देखकर कहता है कि ये वही असैसिन है। और उसके सामने कई सारे लोग खड़े हुए थे जिनके ऊपर वो हमला करता है और काफी आसानी से उन सभी के गलों को काट कर उन सभी को यहाँ पर मार देता है। जिसके बाद वो अपने पास रिबन निकाल कर उन सभी के चेहरे के ऊपर रिबन लगा देता है। और वो ये देखकर कपकपा गया था कि आखिर वो यहाँ पर किस तरीके से उन सभी के सिर्स को बिल्कुल गिफ्ट की तरह पैक कर रहा है। जिसके बाद जॉन जब दूसरी तरफ देखता है तो हमें उसका आखिरी रिजल्ट बताया जाता है जहाँ पर वो सच में पहली बार फेल हुआ था। और जो उसका असैसिनेशन टारगेट था असल में वो इस एम्पायर का सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्समैन था। और जब जॉन उसकी नींद में उसके ऊपर हमला करने के लिए जाता है तो तभी उसे एहसास हो जाता है कि उसे एक ट्रैप के अंदर फंसाया गया है, क्योंकि अचानक ही वो पीछे से निकल कर आता है और जॉन के ऊपर हमला कर एक ही बार में उसके 2 टुकड़े कर उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। और जॉन की ये आखिरी मेमोरीज थी जो कि उसे यहाँ पर याद थी। और वो ये सब देख ही रहा था पर अचानक ही जॉन पीछे से आता है और कहता है तो बताओ सर आखिर तुम इस चीज के बारे में क्या सोचते हो? पर ये सुनकर वो घबरा कर सिरकते हुए पीछे जाकर कंप्यूटर से टकरा जाता है जिस वजह से बेचारे के कंप्यूटर पूते से हिल गया था। जॉन कहता है कि मुझे माफ करना पर मैं तो बस ये जानना चाहता था कि अगर तुम्हारे पास मेरे लिए कोई ऑर्डर है। वो काफी डरा हुआ था। वो कहता है कि मुझे डरने की जरूरत नहीं है, ये चीज शुरुआत से पूरे से क्लियर है कि जो समन है वो समनर के हर एक कमांड को एब्सोल्युटली यहाँ पर फॉलो करेगा। इसलिए वो यहाँ पे चीज के बारे में सोचते हुए लंबी से सांस लेता है और कहता है कि जॉन जल्दी से जाकर जो रोमन पॉट है उसे क्लियर करो और साथ ही ये टेबल भी। तो वो कहता है कि बिल्कुल और तुरंत यहाँ पर वो दोनों के दोनों काम करके खड़ा हो जाता है। ये देखकर वो कहता है कि ये तो बहुत ज्यादा फास्ट है और यहाँ तक उसने कोई कंप्लेन तक नहीं करी। पर वोंग अभी भी काफी ज्यादा क्यूरियस था कि वो सच में वो सारी चीजें करेगा जो कि मैं उसे यहाँ पर करने का कहूंगा। यहाँ पर वोंग जॉन से कहता है कि आप एक थोड़ी सी अजीब तरीके की रिक्वेस्ट है, क्या तुम इसे यहाँ पर पूरा करोगे? वो कहता है कि बिल्कुल मैं समनर के हर एक शब्द को यहाँ पर बिना किसी कंडीशन के ओबे करूंगा। ये सुनकर वॉन उससे कहता है कि अगर ऐसा है तो ठीक है, मेरे लिए भौंको बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह। जैसे जॉन ये सुनता है तो अपनी जगह पर थोड़ी देर के लिए रुक गया था। वोंग ये देखकर कपकपाने लगता है। वो कहता है लगता है कि मैंने यहाँ पर अपने लिमिट को क्रॉस कर दिया है। ये आदमी अपने पास लाइफ में एक पावर हाउस हुआ करता था तो जिसकी प्राइड है वो सच में पूते से हिल गई होगी। ऐसा ना हो कि अचानक ही ये मेरे ऊपर हमला कर दे। पर अगले पल जॉन तो वहाँ पर गोल गोल घूमना चालू कर देता है और बिल्कुल किसी कुत्ते की तरह भौंकना चालू कर देता है। ये देखने सच में काफी ज्यादा क्यूट था
और वोंग ये देखकर अभी भी काफी ज्यादा सरप्राइज था और वो थम्स अप देते हुए कहता है कि बिल्कुल ये मेरी सारी चीजें मान रहा है। और सबके बीच में ही गेट पर नॉक नॉक होना चालू हो जाती है। वोंग ये देखकर थोड़ा सा कंफ्यूज था। बाहर से आवाज आती है कि वोंग तुम अंदर हो, जल्दी से दरवाजा खोलो। ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि बिल्कुल मैं तो ये भूल ही गया था, आज तो वो दिन है जहाँ पर मुझे इंटरेस्ट पे करना था। इसलिए वो जॉन से जल्दी से उठने का कहता है। जिसके बाद वो बताता है कि उसने यहाँ पर 10 मिलियन युआन लिए थे। कोई भी बैंक यहाँ पर उसे पैसे नहीं दे रहा था और वो काफी डेस्परेट था। इसी वजह से वो लोन शार्क के पास चला गया। असल में मेरे फादर का बर्फ पर पैर फिसल गया था और हिप की हड्डी के ऊपर फ्रैक्चर आ गया था, तो मुझे उनकी सर्जरी के लिए पैसे चाहिए थे। और साथ ही मेरा छोटा भाई, उसकी कॉलेज ट्यूशन के लिए भी पैसे चाहिए थे, तो मेरे पास कोई चॉइस ही नहीं थी। मुझे लगा था कि मैं जल्द ही उन सभी को यहाँ पे पूते से पैसे दे दूंगा, पर जो उसका प्रिंसिपल है अभी तक तो मैं उसे छू भी नहीं पाया हूँ। पर इसके अलावा मैं पहले ही इंटरेस्ट में ही उन लोगों को 5 मिलियन युआन से भी ज्यादा पे कर चुका हूँ। और अगर मैं सच बताऊँ तो वो सच में काफी ज्यादा बड़ा बेवकूफ वाला मूव था। पर आखिर मैं उस समय पर वहाँ पर क्या कर सकता था, मेरे पास कोई रास्ता भी नहीं था। पर अगर मैं समय में वापस चला जाता हूँ तो शायद मैं फिर से वही चीज चुनूंगा। और अभी भी बाहर से आवाज आ रही थी। वो आदमी चिल्लाते हुए कहता है कि जॉन जल्दी से अपना चेहरा मेरे सामने लेकर आओ, मुझे तो बस ये देखना है कि तुम पूते से ठीक हो या फिर नहीं। और ये देखकर वो जॉन को आवाज देता है तो वो अपनी छुरियां निकालते हुए कहता है तो जल्दी से मुझे ऑर्डर दो, मैं जाकर उन लोगों के गले तुम्हारी काट कर लेकर आ जाता हूँ। पर वो ये देखकर घबराते हुए कहता है कि नहीं, ऐसा तुम्हें बिल्कुल भी नहीं करना। जिसके बाद वो उसे धक्का देते हुए कहता है कि जल्दी से बाथरूम के अंदर छुप जाओ और जाकर एक मसल भी मत हिलाना और साथ ही अपना मुंह भी बंद रखना और कोई आवाज भी मत करना। ये सुनकर जॉन कहता है पर क्या मैं सांसें ले सकता हूँ, तो वो कहता है कि बिल्कुल। जॉन कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा रिलीफ की बात है। जिसके बाद वो जैसे दरवाजा खुलता है तो वो आदमी आकर उसका गला पकड़ लेता है और कहता है कि वोंग तुम तो देखने में पूरे से हेल्दी लग रहे हो, पर आखिर जो इंटरेस्ट है अभी तक वो मेरे खाते में क्यों नहीं आया। मुझे तो लगा था कि शायद तुम बीमार हो या फिर तुम्हारे साथ कुछ हो गया है। वोंग घबराया हुआ था, सिर नीचे करे हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं भूल गया था, मैं जल्दी उसे यहाँ पर ट्रांसफर कर देता हूँ। वो कहता है कि तुम्हें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, अगर तुम्हें ज्यादा जल्दी हो तो तुम यहाँ पर अपने ऑर्गन सेल कर भी मुझे पैसे दे सकते हो। वैसे भी एक किडनी के साथ अपनी जिंदगी जीना इतना भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता। पर वही एक आदमी उससे कहता है कि इस लड़के का एक छोटा भाई भी है। ये सुनकर वो कहता है कि बिल्कुल भाई तो और ज्यादा अच्छा काम करेगा, क्योंकि जितना ज्यादा वो छोटा होगा उतने ज्यादा अच्छे उसके पैसे मिलेंगे। ये सुनने के बाद वोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो घूर कर जैसे उस आदमी को देखता है तो वो कहता है कि आखिर तुम्हारी नजरों में क्या है, क्या तुम्हारे यहाँ पर हाथ में खुजली हो रही है मुझे यहाँ पर मारने के लिए। पर वोंग उससे कुछ भी नहीं कह पाता, पर फिर एक फीकी से हंसते हंसते हुए कहता है कि मैं तो कभी इस चीज के बारे में सपना भी नहीं देख सकता बॉस। तो वो आदमी कहता है कि ठीक है, अपने आप को संभालो तब तक जब तक तुम यहाँ पर अपनी आत्मा को अपने शरीर से निकलता हुआ नहीं देखना चाहते। और ये कहकर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। वो एक सुकून की सांस लेता है। जिसके बाद जॉन वहाँ से बाहर आ गया था। वो कहता है कि सच में तुम तो काफी ज्यादा छुपने में अच्छे हो। तो वो कहता है जैसा कि तुमने मुझे कमांड किया था। पर वोंग अचानक ही काफी ज्यादा थका हुआ था महसूस कर रहा था। उसे समझ में नहीं आता कि क्यों। आज दिन भर में डबल शिफ्ट के अंदर काम करता रहा, जिसके बाद मैं अवेकन हो गया। फिर मैंने एक इंसान को समन किया, जिसके बाद अचानक ही लोग शाक वाले यहाँ पर आ गए। इस कर्ज को खत्म करने के लिए मुझे लगता है कि मुझे टावर के ऊपर क्लाइंब करना चालू कर देना चाहिए। नहीं रुक जाओ, ये पैसा ठीक है, वैसे भी मेरे जैसे एक डरपोक कभी भी टावर के अंदर क्लाइंब करना सर्वाइव नहीं कर पाएगा। जॉन वोंग से पूछता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा है जो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। वो कहता है कि यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, पर अगर तुम यहाँ से वापस जाना चाहो तो मैं तुम्हें यहाँ पर फिर से रिसमन कर सकता हूँ। पर वो कहता है अगर ऐसा है तो क्या मैं कुछ देर के लिए टीवी देख सकता हूँ। वोंग सोचता है कि मुझे इस चीज के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि इसे टीवी और रॉबिन के बारे में कैसे पता है, पर ठीक है देखा जाए तो इस चीज में कोई दिक्कत नहीं। इसलिए वो उससे कहता है कि ठीक है तुम देख सकते हो। जिसके बाद वो टीवी के अंदर कुछ ड्रामा के एपिसोड लगाकर देखना चालू कर देता है और वो वहीं पर बिस्तर पर लेटा हुआ उसको देख रहा था। भले ही मैंने इसे यहाँ पर समन किया है, पर फिर भी किसी के आसपास प्रेजेंस होने के बाद ये इतना ज्यादा बुरा नहीं लगता। असल में सच कहूँ तो ये काफी ज्यादा कंफर्टेबल सा लग रहा है, क्योंकि अभी तक मैं यहाँ पर अकेला काम करता रहता था जब तक मैं पूरे से थक ना जाऊँ। और ऐसे ही बातें सोचते हुए वोंग की कब नींद लग जाती है उसे पता भी नहीं चलता। पर अगले दिन जब उसकी नींद खुलती है तो वो अपना अलार्म बंद करके उठता है और देखता है कि जॉन यहाँ से जा चुका था, क्योंकि जो उसका समन था वो रिलीज हो चुका होगा। और उसे याद आता है कि बिल्कुल सोते समय मैंने अपनी स्टेटस विंडो को देखा था। जिसके बाद वो कहता है कि अवेकने की एक अलग चीज है, चलो अब जल्दी से काम के लिए तैयार हो जाते हैं। पर तभी टीवी पर एक ब्रेकिंग न्यूज बताई जा रही थी कि सियोल के अंदर आज सुबह एक इलीगल लोन शार्क का फार्म था जिसका नाम इस्माइल कैश था। उसके जितने भी लोग थे उन सभी को यहाँ पर मार दिया गया है। वोंग ये सुनकर कहता है कि रुको, क्या उन्होंने यहाँ पर इस्माइल कैश कहा? और वो बताता है कि जो विक्टिम्स थे उन सभी के सिर यहाँ पर काट दिए गए थे। पर असली शौक की बड़ी बात तो ये है कि जितने विक्टिम्स के सिर थे उन सभी के ऊपर रिबन बंधी हुई थी। जैसे ही वोंग ये सुनता है तो वो शौक सा रह गया था कि उन सभी के सिर कटे हुए थे और उस सभी के ऊपर रेड रिबन बंधी हुई थी। और उसे जॉन की वो मेमोरीज याद आती है और वो हैरानी के साथ कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये सारा का सारा किया धारा जॉन का है। इसलिए वो बहुत ज्यादा घबराया हुआ अपने सिर को पकड़कर चिल्लाना चालू कर देता है कि मैंने यहाँ पर पूरे से साइकोपैथ मर्डरर को समन किया था। और टीवी में वो सीन भी दिखाया जाता है जहाँ पर उन सभी की सर कटी लाश भी पड़ी हुई थी और वो आदमी जिसने वोंग का गला पकड़ा था उसके हाथ की सारी उंगलियां भी बहुत बुरी तरीके से टूटी हुई थी और जो सभी
सभी के सिर थे उन सभी को रैप कर यहाँ पर रखा हुआ था। सच में ये काफी ज्यादा क्रीपी है। और ये देखने के बाद वोंग सच में काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबराया हुआ उसकी चेहरा देखने लायक था। वो घबराते हुए कहता है कि अब मेरी बहुत बुरी तरीके से लग चुकी है, भले ही मैं ऐसे कितनी बार क्यों न देख लूं, ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि ये सारा का सारा काम जॉन का किया धरा है। और वो घबरा कर ये सब देख ही रहा था, पर तभी वहाँ पर कोई उसे आवाज देता है और जब वो उस तरफ देखता है तो उसे ऐसा लगता है कि वही आदमी जिसका सर कट गया था वो कहता है कि तुम प्लीज इसे कैलकुलेट कर सकते हो। और ये देखने में सच में काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। ये देखने के बाद वोंग बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था कि बस उसके प्राण पखेरु उड़ते उड़ते रह जाएं और उसके पीछे उसके बाकी सभी साथियों के सिर यहाँ पर रैप करे हुए रखे हुए थे। और ये देख रहा वोंग बहुत बुरी तरीके से डर कर पीछे की तरफ कूदता है, जिस वजह से रैक से कई सारी चीजें आकर नीचे गिर जाती हैं। पर अगले पल उसे एहसास होता है कि आखिर वो यहाँ पे क्या कर रहा था। उसके सामने खड़ी हुई लड़की उससे कहती है कि तुम पूरी तरह से ठीक हो। और वोंग ये देखकर कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं तुरंत ही इसे कैलकुलेट कर देता हूँ। जिसके बाद वो वहाँ से निकल कर बाहर आ गया था और रोड पर घूमते हुए कहता है कि मैं स्टेट के अंदर बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता। चलो कल मैं जितनी पार्ट टाइम जॉब्स है उन सभी से यहाँ पे छुट्टी ले लेता हूँ, क्योंकि वो सभी इंसान जो कि यहाँ पर मरे हैं वो सब मेरी वजह से है। जिसके बाद जब वो शाम को घर वापस आ जाता है तो वो फिर से जॉन के बारे में चेक करना चालू करता है और कहता है कि सच में वो एक पूरे से क्रेजी असैसिन है और ऐसा नहीं है कि वो अपने समनर को यहाँ पर किसी भी तरीके का नुकसान पहुंचा सकता है, पर फिर भी उसे थोड़ा सा डर लगता ही है। फिर वो यहाँ पर फिर से जॉन को समन करने लगता है, पर तभी उसके सामने कोई दूसरा पॉपअप आता है कि यहाँ पर उसे समन करने से पहले जो का सेटिस्फेक्शन रेट था जॉन के लिए आखिर वो किस तरीके का था। और उसके सामने यहाँ पे एक स्टार रेटिंग आ जाती है, 5 स्टार रेटिंग। और वोंग ये देखकर कहता है कि कैटेगरी के अंदर सेटिस्फेक्शन रेट इस चीज के अंदर कोई भी बड़ी बात नहीं है और वो भी यहाँ पर स्टार रेटिंग है। मैंने उसे बस यहाँ पर टीवी देखने का कहा था, पर उसने यहाँ पर मेरे बिना किसी ऑर्डर के लोगों का खून किया। मुझे तो बस उसे यहाँ पे एक सिंगल स्टार देकर अकेला छोड़ देना चाहिए। और मिडिल फिंगर उठाते हुए वो कहता है कि मैं उसे ये देना चाहता हूँ, पर फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि नहीं, मैं इतना ज्यादा कोई हार्टलेस नहीं हूँ। और वो यहाँ पर जॉन को 3 स्टार देता है और बताता है क्योंकि जो मेरी माँ है वो भी रेंटल वाटर प्यूरिफिकेशन कोऑर्डिनेटर के अंदर जॉब करती है, तो मैं ये चीज काफी अच्छी तरीके से जानता हूँ कि अगर लो सेटिस्फेक्शन रेट मिलना कितना ज्यादा दर्द देता है। इसलिए भले ही मुझे कितनी कंप्लेंट क्यों ना हो, पर फिर भी मैं 1 स्टार नहीं दे सकता। जिसके बाद वो जॉन को जब समन करता है तो सल्यूट करते हुए कहता है कि यहाँ पर तुम्हें देखकर फिर से काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है और तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया मुझे 3 स्टार देने का, मैं आगे से और ज्यादा कड़ी मेहनत करूंगा। और उसका ये इनोसेंट सा चेहरा देखने के बाद वो सोचता है कि सच में ये वही इंसान है जिसने कल रात 3 लोगों का खून किया था। और वोंग जॉन से इस चीज के बारे में पूछता है कि वो लोग जो कि कल रात मेरे घर आए थे, क्या तुमने उन सभी को मार दिया? तो वो कहता है कि आपने बिल्कुल सही कहा, पिछली रात मैंने यहाँ से जाने से पहले उन सभी को खत्म कर दिया था। ये सुनने के बाद वोंग फिर तो बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए पीछे की तरफ खिसकते हुए चला जाता है। जैसा कि मुझे लगा था कि ये इंसान ही कल्प्रिट है, यानी वो इंसान जो कि मेरे सामने खड़ा हुआ है असल में ये एक खूनी है। अचानक ही मेरे पेट में काफी जोर से मरोड़ होना चालू हो चुकी है और मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा है, पर फिर भी मुझे शांत होना होगा। कम से कम ये है कि यहाँ पर मुझे ये नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और वो उससे पूछता है पर आखिर तुम्हें उनके ऑफिस के बारे में कैसे पता चला? तो वो बताता है कि मैंने उसके ऊपर मार्क ऑफ परस्यूट लगा दिया था जब वो कमीना यहाँ पर तुम्हारे घर आया था। वोंग सोचता है क्या मार्क ऑफ परस्यूट, क्या ये किसी तरीके का कोई स्किल है? पर साथ ही वो उससे पूछता है कि अगर आखिर तुम्हें इतना ज्यादा आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? जॉन बताता है क्योंकि उनसे आगे चलकर काफी ज्यादा खतरा था, इसलिए मुझे लगा कि मुझे शुरुआत में ही उन्हें यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए। पर वो कहता है कि मैंने तो तुम्हें कोई ऑर्डर दिया ही नहीं। तो वो कहता है कि हाँ, पर जो समनर के 3 लॉ का जो 3rd आर्टिकल था क्या तुम्हें वो याद है? और तभी उसे वो 3rd लॉ याद आता है कि अगर समनर के साथ यहाँ पर कुछ भी होता है तो वो 2nd लॉ को भूल कर केवल 1st लॉ को यहाँ पर फॉलो करेगा। अगर मैं उसे दूसरी भाषा में कहूँ तो जो एब्सोल्यूट ओबे है उसे यहाँ पर समनर के ऊपर अगर कोई भी खतरा है तो पूते से इग्नोर किया जा सकता है। वो कहता है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पर मैं समनर हूँ और अगर मैं तुमसे यहाँ पर कहूँ कि तुम मुझे मार दो तो क्या तुम फिर भी इस चीज को ओबे करोगे? तो वो कहता है कि बिल्कुल भी नहीं। तो वो कहता है कि तुम मुझे नहीं मारोगे? जॉन कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। पर वोंग उसे बताता है कि असल में तो यहाँ पर उन लोगों से मुझे कोई भी खतरा नहीं था, कि ये तुम्हारा अकेले का जजमेंट है। जॉन बताता है कि ये चीज सच है कि आर्टिकल 3 के अंदर जो चीजें लिखी गई हैं वो काफी ज्यादा गौर से लिखी है और मेरे नजरिए से वो कमीने यहाँ पर सच में काफी ज्यादा बड़ा खतरा थे और उन्होंने यहाँ पर समनर को डराने की भी कोशिश करी थी। इसलिए किसी दिन वो यहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन जाए उससे पहले ही मुझे उन्हें यहाँ पर खत्म कर देना चाहिए था और ये एक रीजनेबल जजमेंट है। पर वोंग उससे कहता है कि अगर तुम सच में किसी साइकोपैथ की तरह कैसे सोच सकते हो? पर फिर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि मुझे माफ कर दो। वो कहता है कि ठीक है, मुझे इस तरीके के हार्श वर्ड सुनने की आदत है। और वो परेशान होते हुए सोचता है कि मुझे ये चीज समझ में नहीं आ रही, पर फिर भी ये चीज कुछ जरूरत से ज्यादा ही खतरनाक है। अगर मान लो कि मैं जॉन के साथ एक सड़क पर चल रहा हूँ जहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ है और गलती से मैं किसी से टकरा जाता हूँ जो कि देखने में बिल्कुल किसी गुंडे की तरह लगता है, तो वो इंसान जिससे मैं टकराऊंगा वो मुझसे कुछ न कुछ तो बोलेगा। और अगर वो ये कहता है कि तू यहाँ पर मरना चाहता है, कि तेरी आंखें पूते से घास चढ़ने गई हुई हैं, पर ज्यादातर वो लोग यहाँ पर कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते, बस वो लोग यहाँ पर डराते हैं। पर जॉन के अकॉर्डिंग उसे यहाँ पर उनके साथ क्या करना चाहिए? उनका गला काट कर उनके सिर के ऊपर रिबन बांध देनी चाहिए। और ये सब सोचते हुए वोंग का चेहरा परेशानियों से भरा हुआ लग रहा था। वो कहता है कि सबके बाद भी अगर फिर से जन्म लिया जाए। और जॉन ये देखने के
के बाद जमीन पर बैठ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पे पूरी तरह से गलत था। पर वो कहता है कि अगर अचानक ही तुम अपने घुटनों के बल क्यों आ गए, खड़े हो जाओ। साथ ही वो जॉन को समझाता है कि सुनो, मेरे लिए इस तरीके से खून करना बिल्कुल भी सही नहीं है, तब तक जब तक मैं सच में कॉज और डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर ना फंस जाऊं। जॉन कहता है कि कोई भी चीज के बारे में नहीं कह सकता, पर वो कहता है कि फिर भी तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। तो जॉन सीटी बजाते हुए कहता है कि मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता। वोंग के चेहरे का रंग उड़ गया था। वो कहता है कि मुझसे वादा करो कि जब तक मेरे गले के ऊपर कोई भी चाकू ना रखा हो तुम कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करोगे, क्योंकि इस तरीके से लोगों को मारना बस ये सोचकर कि वो सच में काफी ज्यादा बड़ा खतरा बन सकते हैं। पर वो अपनी बात पूरी करता उससे पहले जॉन कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया, अगली बार से मैं सिचुएशन को और काफी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करूंगा। और ये देखकर वो लंबी से सांस लेते हुए कहता है कि यहाँ से थोड़ा सा ठीक था। जिसके बाद वो कहता है ठीक है, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। पर जॉन उससे पूछता है कि समनर, क्या एक चीज मैं तुमसे पूछ सकता हूँ? वो कहता है कि बिल्कुल। वो कहता है कि तुम टावर के ऊपर क्लाइंब नहीं करने वाले? ये सुनकर वोंग थोड़ा सा कंफ्यूज था। बिल्कुल, टावर के ऊपर क्लाइंब करना ये जिंदगी में एक बार मिलने वाली अपॉर्चुनिटी है, पर अगर मैं सच कहूँ तो मैं काफी ज्यादा डरा हुआ हूँ, क्योंकि वो काफी ज्यादा खतरनाक जगह है जहाँ पर मैं मर सकता हूँ। इसलिए वो जॉन से पूछता है कि वहाँ पर दूसरे समनर्स भी हैं, मेरा मतलब मेरे जैसे जो कि तुम्हें यहाँ पर समन कर सकते हो। तो वो कहता है कि हाँ है तो, और वो सभी सच में काफी ज्यादा ताकतवर और काफी ज्यादा बहादुर हैं। वोंग ये सुनकर कहता है कि सच में मुझे अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए। कई सारे लोग अपनी एबिलिटीज का इस्तेमाल कर रहे हैं जिससे वो इस दुनिया की रक्षा कर सके, और दूसरी तरफ मैं यहाँ पर अपनी जिंदगी को जरा सा भी रिस्क में डालने तक की हिम्मत नहीं कर रहा। इसलिए जब जॉन उससे कहता है कि समनर, मैं अगर सच कहूँ, तो वो कहता है कि हाँ मुझे पहले से ये चीज पता है कि मैं सच में काफी ज्यादा बेकार और काफी ज्यादा डरपोक हूँ। पर वो तो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहता है कि समनर, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। ये सुनने के बाद वोंग भी शॉक था। वो कहता है क्या? जॉन कहता है कि बताओ, आखिर एक समनर के लिए सबसे ज्यादा अच्छी चीज क्या हो सकती है कि सबसे पहले वो अपनी सेफ्टी देखे, और एक बहादुर इंसान होने के अलावा एक बहादुर समनर होना सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि तुम्हें भी ये चीज नहीं पता होती कि अगर तुम्हारी मौत कब हो जाएगी, और अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ हो जाता है तो हम लोग भी यहाँ पर बाहर नहीं आ पाएंगे। और वोंग सोचता है तो अच्छा, ये चीजें इस तरीके से कनेक्टेड हैं। और जॉन आगे कहता है इसलिए तुम्हें बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जितने भी गंदे काम है वो सारे के सारे तुम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो। इसलिए समनर वोंग, सेफ रहना बिल्कुल भी बुरा नहीं है, लंबा जीना जिससे तुम अपने केवल बुढ़ापे में ही मरो। वोंग ये सुनकर काफी टच्ड हो चुका था, पर जब वो अगले दिन उठता है तो बेचारे की आंखें बुरी तरह से सूजी हुई थी। वो कहता है कि मैं बस बड़ी मुश्किल से थोड़ा बहुत ही सो पाया, रात भर मैं इसी चीज के बारे में सोच रहा था कि मुझे टावर के ऊपर क्लाइंब करना चाहिए या फिर नहीं। वैसे भी बिल्कुल, टावर के ऊपर क्लाइंब करना मेरे जैसे इंसान के लिए क्या कर सकता है। अब बस मुझे अपनी जिंदगी को अच्छे से जीना चाहिए, क्योंकि जो कर्ज था वो कर्जदारों के साथ पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अब मैं कोई भी आम काम करूँ तब भी मैं पूरी तरह से सेफ हूँ, और अगर मैं अपनी जिंदगी अब इसी तरीके से जीना चालू करता हूँ तो सारी चीजें धीरे धीरे कर फिर से ठीक हो जाएंगी। पर तभी उसका फोन बजता है और दूसरी तरफ उसके फादर थे, और वो उनसे अपने रिहैब के बारे में पूछता है, और साथ ही वो उनसे पूछता है कि आप यहाँ पर एक बड़े हॉस्पिटल के अंदर मूव करने के बारे में सोच रहे थे। पर वो बात ही बाद में उसे बताते हैं कि जो उसकी माँ है उसे फायर कर दिया गया है। ये सुनने के बाद वोंग और भी ज्यादा शॉक था, पर वो कहते हैं कि बिल्कुल, तुम्हें इसके लिए ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें इसलिए कॉल किया क्योंकि तुमने काफी लंबे समय से कोई भी कांटेक्ट नहीं किया था। वोंग कहता है कि अगली बार मैं यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए जरूर आऊंगा, जहाँ पर हम लोग मिलकर खाना खाएंगे, और बिल्कुल जरूरत से ज्यादा काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसके बाद वो यहाँ पर फोन रख देते हैं, और वोंग इस चीज की वजह से थोड़ा सा परेशान था। जिसके बाद वो कंस्ट्रक्शन साइट की कुछ चीजों के साथ अपने आप को सेफ रखने के लिए एक सूट बनाने की कोशिश कर रहा था, पर साथ ही वो सोचता है कि मैं फर्स्ट फ्लोर के अंदर जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ पर क्या होता है, और तुरंत ही फिर वहाँ से वापस आ जाऊंगा, और अगर ये काफी ज्यादा खतरनाक होगा तो मैं एक सेकंड भी वहाँ पर नहीं रुकूंगा। और ये चीज काफी अच्छी तरीके से काम करेगी, क्योंकि आज तीनों जॉब से मैंने यहाँ पे ऑफ लिया हुआ है। पर सबसे पहले यहाँ पर जॉन को समन करते हैं। पर फिर वो कहता है कि रुक जाओ, मुझे ऐसा नहीं लगता कि मुझे पूरी तरह से उस पागल से जॉन के ऊपर इंसिस्ट करने की जरूरत है। वो कहता है क्यों ना मैं यहाँ पर फिर से किसी और को समन करने की कोशिश करूँ, और उसके बारे में किसे पता कि मैं कोई लेजेंडरी स्पेशल सुपर रेयर रैंक को यहाँ पर पॉप अप कर दूं। पर जब वोंग अपने रैंडम समन को यहाँ पर ट्राई करने की कोशिश करता है तो वो यहाँ पर अवेलेबल ही नहीं था, पर उसके यहाँ पर अवेलेबल होने के लिए उसको कूल डाउन होना जरूरी था, जिसमें लगभग अभी 28 दिन लगने वाले थे। ये देखकर वो कहता है क्या इसका एक कूल डाउन भी है, और इसमें लगभग पूरे 1 महीना लग जाएगा। जिसके बाद आप कोई और चॉइस ना देखते हुए फिर से जॉन को यहाँ पर समन कर लेता है, और कहता है कि इस बार 5 स्टार देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। और वोंग ये देख कर थोड़ा परेशान होते हुए सोचता है चलो ये अच्छा है कि इसे ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर किसी और को समन करने की कोशिश कर रहा था। जिसके बाद वो उससे कहता है कि मैंने यहाँ पे ये चीज डिसाइड कर ली है कि मैं टावर के अंदर एंटर करूंगा। ये सुनने के बाद जॉन काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल तुम सच में काफी ज्यादा बहादुर हो। मेरा मतलब ये नहीं कि तुम इतना ज्यादा बहादुर नहीं हो। वोंग कहता है कि तुम इस चीज के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने बस यही सोचा है कि मैं थोड़ा सा अंदर जाकर देखूंगा कि आखिर वहाँ पर क्या होता है, और फिर वापस आ जाऊंगा। जॉन ये देखकर कहता है कि सच में ये तो काफी ज्यादा अच्छी बात है, पर अब यहाँ पर इन सारी चीजों को तुम यहाँ से फेंक सकते हो, क्योंकि इन सारी चीजों के बजाय तुम एक समनर हो जिसने यहाँ पर मुझे समन किया है, एक हंटिंग डॉग को। मैं तुम्हें पूरी तरह से सेफली और कंफर्टेबली वहाँ तक लेकर जाऊंगा, और एक बार जैसे हम लोग टावर के अंदर पहुंच जाएंगे तुम्हें अपनी एक उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे, एक उंगली तक उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
पड़ेगी। जिसके बाद वो ब्लैक टावर के अंदर जाने के लिए अपने सिस्टम को ओपन करता है और अभी वो केवल फर्स्ट फ्लोर के अंदर ही जा सकता था। तो वो कहता है तो क्या हम लोग यहाँ पर चलें? जॉन कहता है कि बिल्कुल, और जैसे ही वो क्लिक करता है तो वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ खिंचता चला जाता है। ऐसा लगता है कि किसी तरीके का वार्म होल था जिसके अंदर वो खिंचते चले जा रहे थे और वोंग इस चीज की वजह से काफी ज्यादा परेशान घबराया हुआ था, रोना चालू कर देता है। और बहुत देर तक इस तरीके से स्ट्रगल करने के बाद, क्योंकि वोंग बहुत बुरी तरीके से घबराया हुआ था, उसका ये पहली बार था जिस वजह से वो लगातार जोर जोर से चिल्लाया जा रहा था, पर फिर भी जॉन उसे अपने साथ ब्लैक टावर के फर्स्ट फ्लोर के अंदर लेकर आ जाता है। और जैसे वो लोग फर्स्ट फ्लोर के अंदर आते हैं तो पूरा एनवायरनमेंट यहाँ पर बदला हुआ था। ये देखकर वोंग कहता है कि हम लोग ब्लैक टावर के अंदर हैं, पर जो फर्स्ट फ्लोर है वो पूरे से वेस्टलैंड है। पर अचानक ही उसे यहाँ पर उल्टी आना चालू हो जाती है, जिस वजह से वो साइड में होकर अपने पेट खाली करने लगता है। और जॉन ये देखकर कहता है क्या तुम ठीक हो? जल्दी ही तुम्हें इस चीज की यहाँ पर आदत पड़ जाएगी। जॉन कहता है तो चलो अब आगे बढ़ना चालू करते हैं, हम लोगों को अब सेफ जोन से निकलना होगा। और साथ ही वो वोंग से कहता है कि बस तुम मुझे फॉलो करो। और सिस्टम उसे बताता है कि जो फिजिकल एबिलिटीज है वो लेवल अप के साथ यहाँ पर इम्प्रूव होना चालू हो जाएंगी, और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है और जो कॉम्बैट स्किल्स है अब वो यहाँ पर उसको इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से वोंग को अपने अंदर एक अजीब तरीके की एनर्जी महसूस होना चालू हो जाती है। उसे ऐसा लगता है कि पहले से वो काफी ताकतवर हो चुका है और ये प्लेयर होने की वजह से ही ऐसा महसूस होता है। इसके अलावा उसे फर्स्ट फ्लोर के मिशन के बारे में भी बताया जाता है कि उसे यहाँ पर 5 टफ स्किन फैटी रब्स को हराना था। और जॉन उन्हें देखते हुए कहता है कि ये रहे, और उसके सामने कई सारे बड़े बड़े मोटे मोटे कैटरपिलर्स पड़े हुए थे। और वोंग बताता है कि फर्स्ट फ्लोर एक ऐसी जगह है जहाँ पर हमारे स्किल्स को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि जो ये फैटी ग्रिब्स है उनकी स्किन बहुत ज्यादा टफ होती है, इसलिए इनका कॉन्सेप्ट बिल्कुल स्क्वायर क्रो की तरह है। इनका जो अटैक पावर होती है वो लगभग ना के बराबर होती है, पर वो कहते हैं कि इनकी स्किन इतनी ज्यादा टफ होती है कि इनको मारना बिल्कुल भी आसान नहीं होता, और दूसरे प्लेयर्स को यहाँ पर इनको मारने में लगभग 30 मिनट से भी ज्यादा लग जाते हैं। पर अब वो थोड़ी सी हिम्मत करते हुए कहता है कि पर अब मैं भी एक प्लेयर बन चुका हूँ, इसलिए वो यहाँ पर बस पहले को मारने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। पर ये देखकर जॉन घबराते हुए कहता है कि यहाँ पर सच में इस चीज की जरूरत है कि तुम फालतू में यहाँ पर परेशान हो रहे हो। पर वोंग जाकर उस ग्रुप के सामने खड़ा हो गया था, जिसके बाद वहाँ पे पूरे में शांति छा जाती है। और वोंग कहता है कि बिल्कुल सबसे पहले मुझे एक वेपन की जरूरत है, इसलिए वो जॉन से उसका वो वेपन लेने के लिए जाने लगता है। पर जैसे वो घूमता है तो वो कैटरपिलर ऊपर की तरफ बढ़ना चालू हो जाता है, जैसे कि वो खड़ा हो रहा हो। और जैसे वोंग को तब तक इस चीज का एहसास होता है, वो यहाँ पर उसे अपने नीचे दबाने के लिए पूरा सा खड़ा हो चुका था। और जब वोंग को इस चीज का एहसास होता है तो वो घबरा कर ऊपर की तरफ देखता है, और ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से चिल्लाते हुए जॉन से कहता है कि प्लीज मेरी मदद करो। और ये देखकर वो खुशी खुशी थम्स अप दिखाते हुए कहता है कि जैसा कि आपने मुझसे कहा। और अगले पल वो फ्लैश टैप का इस्तेमाल करते हुए उसकी कागजात तक करीब आ जाता है और अपने बस केवल एक ही मूव के साथ उसे यहाँ पर खत्म कर देता है। जिसके बाद वो वोंग से कहता है कि बस थोड़े से पीछे हो जाओ, और फिर वो अपने फास्ट मूव का इस्तेमाल करते हुए तेजी से जितने भी स्क्रब्स होते हैं उन सभी को आसमान में पहुंचा चुका था। जिसके बाद वो घूमते हुए अपने कई सारे डैगर्स निकालता है और बड़े स्टाइल में उन सभी डैगर्स को उन सभी मॉन्स्टर्स के ऊपर फेंक देता है। और जैसे ही वो उन सभी से यहाँ पर टकराते हैं तो वो उन सभी के शरीर के अंदर धस जाते हैं। जिसके बाद जॉन बड़े स्टाइल में फिर से वोंग के पास आने लगता है और फिर वो अपनी दूसरी स्किल ब्लड एक्सप्लोजन का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को वहाँ पर खत्म कर देता है, क्योंकि वो बिल्कुल किसी फटाकों की तरह वहाँ पर फट जाते हैं। और ये सीन देखने में काफी ज्यादा कूल और काफी ज्यादा इंसेन होता है। और ये देखने के बाद वोंग भी काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया था। तुमने तो तुरंत ही उन सभी को यहाँ पर खत्म कर दिया। और उसके फर्स्ट फ्लोर की मिशन की कंप्लीट हो जाने के साथ उसका लेवल अप हो जाता है और रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक मैजिक स्टोन मिलता है जो कि 100 ग्राम का था। और इसके अलावा उसने यहाँ पर S++ रैंकिंग क्लियर को भी अचीव कर लिया था, जिस वजह से उसे एक प्लेटिनम बैज दिया जाता है। और ये देखकर वोंग सरप्राइज होते हुए कहता है कि क्या सच में ये तो कुछ जरूर से ज्यादा ही आसान था, और शायद ऐसा हो सकता है कि मैं काफी ज्यादा जल्दी यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर भी बन जाऊं। पर नरेटर हमें बताता है कि बेचारे वोंग जो कि पूरे से न्यू भी है, उस चीज के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि आखिर दूसरी तरफ दुनिया में क्या हो रहा था, क्योंकि दूसरी तरफ अचानक ही दूसरी दुनिया के जितने प्लेयर्स थे उन सभी के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होना चालू हो जाती है। वो लोग जो कि ये देख थोड़े सरप्राइज और शौक से रह गए थे, क्योंकि आज से पहले उन लोगों ने कभी भी चीज को नहीं देखा था और न ही कभी सोचा था कि ऐसी कोई चीज उन लोगों के सामने आ सकती है। और ये कोरिया के जितने प्लेयर्स थे हर एक के सामने आ रही थी। जिसके बाद अब वोंग ब्लैक टावर से निकलकर बाहर आ जाता है और तुरंत ही वो अपने घर के अंदर आ गया था। और वोंग सोचता है कि अच्छा यानी फ्लोर को क्लियर करने के तुरंत बाद हम लोग वापस आ सकते हैं, पर इस तरीके से ट्रेवल करने की वजह से फिर से उसका जी खराब हो चुका था। और वो ये देखकर कहता है कि इस चीज को तो बस केवल 5 मिनट लगे। जॉन जो कि प्राइडफुली वोंग की तरफ देख रहा था वो कहता है कि तुमने सच में काफी अच्छा काम किया। ये देखकर वोंग कहता है कि मैंने, पर मैं तो बस वहाँ पर खड़ा हुआ था, सारा काम तो तुमने किया है। तो वो कहता है कि हाँ यही तो तुम्हारा काम था ना। तो वो कहता है कि बिल्कुल। साथ ही वोंग सोचता है कि मैंने दूसरे लोगों के बारे में सुना है कि वो लोग यहाँ पर उन स्क्रब्स को मारते मारते बहुत बुरी तरीके से थक जाते हैं, पर ये तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिंपल था। और इसके अलावा वो अपने रिवॉर्ड्स को देखता है यानी मैजिक स्टोन को, और ये उसका पहली बार था कि उसने इतने ज्यादा करीब से किसी मैजिक स्टोन को देखा था। और वो चेक करते हुए मैजिक स्टोन के बारे में बताता है कि करंट इंडस्ट्री के अंदर वो सच में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज है, पर जो उसका प्राइस है उसे तब से कंपेयर किया जाए जब वो पहले के दिनों में हुआ करता
करता था तो वो काफी ज्यादा कम हो चुका है और आज के समय पर 100 ग्राम की कीमत 50,000 युआन है, क्योंकि ब्लैक टावर्स को सारी दुनिया के जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं उन सभी में अपेयर हुए 20 साल से ज्यादा हो चुके हैं। इसलिए ज्यादातर लोगों को टावर के कॉमन सेंस के बारे में जनरली पता होता है, पर इसके अलावा ये प्लेटिनम बैज, इसकी वजह से वो कंफ्यूज था, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी इस चीज के बारे में बिल्कुल भी ना सुना था ना देखा था। पर इस सब के अलावा मैंने बस केवल 3 मिनट के अंदर यहाँ पर 50,000 युआन जीत लिए। जॉन उससे कहता है कि मैं यहाँ पर ड्रामा देख सकता हूँ, तो वो कहता है कि बिल्कुल, और वो उससे कहता है तो चलो हम लोग यहाँ पर खाना खाते हैं, और वो जॉन के सामने कई सारा खाना लाकर रख देता है। और इसकी स्मेल लेने के बाद जॉन बहुत ज्यादा शॉक था। वो कहता है कि ये काफी ज्यादा तीखा है, पर वो कहता है कि नहीं, ये मैंने मेरी रेगुलर जगह से बुलवाया है, क्योंकि तुमने कहा था कि तुम तीखा खाना नहीं खा सकते। पर जॉन बताता है कि नहीं, कोई तीखी सी चीज की अभी अभी मेरे नाक में एक स्मेल आई है। और ये देखकर वो सोचता है, लगता है कि इंसान के अंदर स्पाइसी फूड के लिए जरा सी भी टॉलरेंस नहीं है। जिसके बाद वो लोग अपने खाने को एंजॉय करना चालू करते हैं और कहते हैं कि तुम हमेशा से इसी तरीके से बात करते हो, इतने ज्यादा यूजुअली। ये सुनकर वो कहता है कि अच्छा, तुम्हारा उस सबसे मतलब है, ये सारी चीजें मैंने अपने प्रीवियस समनर के साथ हैंग आउट करने के समय पर सीखी थी। और वोंग ये देखकर सोचता है कि ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कि किसी के एक्स बॉयफ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो, पर जॉन के साथ तो यहाँ पर ये केस एक्स समनर का इन्फ्लुएंस है। जॉन कहता है कि अगर तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है तो मैं तुरंत ही इसे यहाँ पर सुधार सकता हूँ। तो वो कहता है कि नहीं, ये सुनने में काफी अच्छा लगता है। और ये सुनकर फिर से वो दोनों यहाँ पर हंसने लगते हैं। जिसके बाद वोंग कहता है कि इस सब के अलावा अब ये चीज पूरी तरह से पक्की है कि असल में ये इतनी भी ज्यादा खतरनाक नहीं है, नहीं, या फिर मुझे ये कहना चाहिए कि अब मैं सच में इसे यहाँ पर कर सकता हूँ। और वो टावर के बारे में कहता है कि हाँ, मैं सच में अब उसे यहाँ पर क्लाइम कर सकता हूँ। फिर अगले दिन सुबह वो अपने एक चार्ट लगाता है, यानी अल्फा मेल्स डेली रूटीन, जो देखकर मैं भी थोड़ा सा कंफ्यूज था। पर फिर वो बताता है कि जो कन्वीनियंट स्टोर है वो दिन में यहाँ पर कवर करेगा, और जो चारकोल ग्रिल रेस्टोरेंट है उसे रात में। पर सबके बीच में जो वो डे लेबर का काम किया करता था, और उसने डिसाइड किया है कि वो पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर छोड़ देगा। इसके बजाय वो घर आकर जॉन के साथ टावर को क्लाइम करने की कोशिश करेगा। और सच में ये पूरे परफेक्ट टाइमिंग है। जिसके बाद अब वो फिर से जॉन को समन करता है, तो वो 5 स्टार देने के लिए फिर से उसको यहाँ पर सल्यूट करने लगा था। और वो कहता है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर अब मैं अपने साथ यहाँ पर क्या करूँ। वोंग कहता है कि अगर यहाँ पर 10 पॉइंट्स भी होते तो मैं यहाँ पर तुम्हें 10 के 10 पॉइंट्स दे देता। ये देखकर वो कहता है कि तुम सेटिस्फाइड हो, तो मुझे काफी ज्यादा खुशी है। वोंग उससे चीज के बारे में पूछता है कि जो सेटिस्फेक्शन रेट है वो सच में इतना ज्यादा जरूरी है। वो बताता है कि बिल्कुल, जितनी अच्छी रेटिंग होगी उतने ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैनिफेस्टेशन टाइम, इंक्रीज रैंक, और ये कहने की जरूरत नहीं है, पर जो कॉलिंग के चांसेस है वो भी यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। जिसके बाद अब वो लोग ब्लैक टावर के सेकंड राउंड के अंदर एंटर कर चुके थे, और सेकंड फ्लोर की मिशन के अंदर उन लोगों को यहाँ पर 10 क्विक विकेट फैटी ग्रब्स को हराना था, जो कि यहाँ पर काफी तेजी से आगे पीछे भाग रहे थे। वोंग ये देखे थोड़ा सरप्राइज था। वो कहता है कि सेकंड फ्लोर की ग्रब्स थोड़े से ट्रिकी है, क्योंकि वो यहाँ पर वहाँ पर भागने में लगे हुए हैं, और साथ ही काफी ज्यादा फास्ट भी है। पर आखिर अब मैं सेकंड फ्लोर के अंदर यहाँ पर क्या करूँ। जॉन ये देखकर मुस्कुराते हुए कहता है कि यहाँ पर हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी मैं बस केवल 3 मिनट के अंदर इनको काट कर वापस आ जाऊंगा, तो चलो मैं जल्दी से इन सभी को खत्म करता हूँ, जिसके बाद हम लोग घर चलेंगे। और वोंग ये सुनकर कहता है, अगर ऐसा है तो क्यों ना हम लोग रात को चिकन खाएं और साथ ही बियर पिए। जॉन कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, और वो अपने डैगर्स फेंक कर उन सभी को यहाँ पर खत्म करना चालू कर देता है। और कई सारे धमाकों के साथ काफी आसानी से उन सभी को भी उसने यहाँ पर खत्म कर दिया था। और वोंग ये देखकर कहता है कि सच में उसने तो क्रेजी कर दिया। सेकंड फ्लोर की मिशन कंप्लीट होने के साथ उसकी लेवल अप हो चुकी थी, और रिवॉर्ड के तौर पर उसे 200 ग्राम का मैजिक स्टोन मिला था। और फिर से S++ रैंकिंग को क्लियर करने की वजह से उसे एक और प्लेटिनम बैज मिल जाता है। और वोंग ये देखकर कहता है कि S++ फिर से, कि जो ये अलाउंस है वो सच में इतनी ज्यादा आसान है। मैं तो यहाँ पर अपने सुबह की पार्ट टाइम जॉब को चालू करने से पहले भी अंदर जाकर बाहर वापस आ सकता हूँ। और फिर जब वो थर्ड फ्लोर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर 10 कोल्ड फैटी ग्रिप्स को हराना था। और अब यहाँ पर वोंग की लैंडिंग पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव कर चुकी थी, जिसके बाद जैसे वो इसे कंप्लीट करते हैं तो फिर से यहाँ पर उसकी लेवल अप हो जाती है। और रिवॉर्ड के तौर पर उसे इस बार 300 ग्राम का मैजिक स्टोन मिला था, और साथ ही फिर से S++ क्लियर रैंकिंग को उसने अचीव कर लिया था, जिस वजह से उसे एक और प्लेटिनम बैज मिलता है। और ऐसे ही करते हुए उन्हें 4th फ्लोर की मिशन को भी यहाँ पर कंप्लीट कर लिया था, और ऐसे ही करते हुए 5th फ्लोर की मिशन को भी, जो कि उनके लिए अब कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान बन चुका था। और सिस्टम बताता है कि उसने यहाँ पर 5 S++ रैंकिंग के प्लेटिनम बैजेस को कलेक्ट कर लिया है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक स्पेशल पीक अवेकन हो चुकी है। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर एक स्पेशल पीक, और इसे यहाँ पे स्पेशल पीक के ट्रायल एनहेंसमेंट के बारे में बताया जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर 2 लोगों को समन कर सकता था। और वोंग को जैसे ये पता चलता है कि वो यहाँ पर 2 लोगों को समन कर सकता है, तो सच में काफी ज्यादा खुश हो गया था। उसकी आंखें यहाँ पर चमकना चालू हो जाती है, और वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि मैं एक और इंसान को अपने साथ रख
रख सकता हूँ। दूसरी तरफ जहाँ पर जॉन अकेले सारी चीजों को पूते से कंप्लीट कर देता है। वैसे भी S++ रैंकिंग की जो क्लियर रिवॉर्ड्स होते हैं वो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा इंसेनली गुड है। सच में ये तो एक काफी ज्यादा लंबी बैटल निकली, जो कि जैसे जैसे कर आगे बढ़ते जा रही है उतना ही ज्यादा रास्ता सुरक्षित होता जा रहा है। अब मुझे रैंडम समन को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा। जैसे उसका जो ये कूल डाउन है वो खत्म हो जाएगा, उसके लिए बस केवल 20 दिन ही बचे हुए हैं। तब तक के लिए बस मुझे थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है और 20 दिन के बाद हम लोग यहाँ पर 3 हो जाएंगे। नहीं, बल्कि मैं बस वहाँ पर अपनी फ्री राइड को एंजॉय करूंगा और दूसरी तरफ वो दोनों यहाँ पर मेरे लिए S++ रैंक को ब्रेक थ्रू करेंगे। और अब कल हम लोगों को 6th फ्लोर के अंदर क्लाइम करना होगा और इसी तरीके से बस धीरे धीरे कर मैं आगे बढ़ता चला जाऊंगा। पर दूसरी तरफ हमें कोरिया के अवेकनिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का सीन दिखाया जाता है। जिस बिल्डिंग के एक रूम के अंदर हमें 3 लोगों को बैठा हुआ दिखाते हैं। एक आदमी जो कि थोड़ा सा परेशान होते हुए सोचता है कि आज भी फिर वो यहाँ पर रिंग करेगी, पर आखिर कब, दिन में, दोपहर में या फिर रात के समय पर। और वही वो लड़की जो कि उसके साइड में खड़ी थी अचानक ही उसके करीब आते हुए कहती है कि तुम फिर से यहाँ पर उस अनाउंसमेंट के बारे में सोच रहे हो, मैंने सही कहा ना। ये देखकर वो आदमी घबराते हुए कहता है कि डायरेक्टर ली, मैंने कितनी बार कहा है कि इस तरीके से लोगों को पढ़ने की कोशिश करना बंद करो। वो कहती है कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई, मैं काफी ज्यादा क्यूरियस थी। और ये आदमी अवेकनेस टीम का टीम लीडर है जिसका नाम जी हवांग है और ये लेडी ये डिप्टी डायरेक्टर है जिसका नाम ली मिंग आ है। जी हवांग पूछता है कि कोई न्यू अनाउंसमेंट अभी तक आई, तो वो बताती है कि बिल्कुल 6th फ्लोर यहाँ पर SS रैंक के साथ क्लियर हो चुका है। ये सुनकर वो कहता है कि फिर से, और वो बताता है कि ब्लैक टावर का जो ग्लोबल अनाउंसमेंट है वो लगातार बार बार यहाँ पर बज रहा है और हर एक बार बस केवल एक ही कंटेंट की S++ रैंकिंग क्लियर हो चुकी है और ये जरूर केवल एक ही इंसान होगा जिसने 1st फ्लोर से लेकर 5th फ्लोर को यहाँ पर क्लियर किया है। और इस चीज के अंदर तो कोई भी डाउट नहीं है कि जो उसका ओनर होगा वो सच में काफी ज्यादा भयानक होगा और उसके अंदर काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट होगा। और अगर इसी तरीके से वो 7th, 8th, 9th और 10th फ्लोर तक वो भी क्लियर कर देगा तो, और अगर वो आगे के फ्लोर्स को भी S++ रैंक के साथ ही क्लियर करता चला गया तो। पर तभी उनका डायरेक्टर अपना हाथ पटकते हुए गुस्से में उन लोगों से कहता है, तुम दोनों यहाँ पर इस चीज के बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हो कि जो कोरिया का सबसे ज्यादा हाईएस्ट रिकॉर्ड था वो रैंक A था और इस आदमी का नाम पाक सू है, जो कि आगे कहता है कि अभी तक हम लोगों की चीज के बारे में पता भी नहीं था कि इससे भी ज्यादा बड़ी कोई हाई रैंकिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। और बड़ी बात ये कि S++ रैंक की क्लियरिंग है जो कि ग्लोबली यहाँ पर अनाउंस की जा रही है। आज के समय पर इंटरनल सोसाइटी के अंदर प्लेयर्स न्यूट्रलाइजेशन काफी ज्यादा कॉमन हो चुकी है और सीन के पीछे से कई सारे लोगों को यहाँ पर किडनैप कर लिया जाता है जिसके बारे में किसी को पता तक नहीं चलता। इसलिए किसी कंट्री को इसके बारे में पता चले या फिर वो उसे यहाँ पर खींच के हम लोगों से दूर ले जाए, मैं चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी तुम उस प्लेयर को यहाँ पर ढूंढो। इसलिए हाल ही में जितने भी न्यू प्लेयर्स हैं उन सभी के ऊपर नजर रखो। फिर हमें 2 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है। वोंग जॉन से कहता है कि आज हम लोग 8th फ्लोर को क्लियर करने जाएंगे, तो वो कहता है कि हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, और वो यहाँ पर उसके बर्तन धुलने में लगा हुआ था। और वोंग सोचता है कि हम लोग हर एक दिन बिना किसी दिक्कत के एक फ्लोर को यहाँ पर क्लियर करते चले जा रहे हैं। वैसे भी 10th फ्लोर तक बेसिकली जो बिगिनर जोन है वही है, पर अभी तक सारी चीजें पूते से स्मूथली हो रही हैं। और जब वो लोग 8th फ्लोर के अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर 10 रेड थ्रोन फ्रॉग वॉरियर्स को हराना होता है। वो हरे बड़े बड़े से मेढक जो कि आकर लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं, वो अपनी बड़ी से जवान का इस्तेमाल करते हुए जॉन के ऊपर हमला करता है, पर जॉन बड़े ही आराम से अपनी तलवार का इस्तेमाल करते हुए उन सभी को काटता है और काफी आसानी से खत्म करता चला जाता है। और इसी तरीके से उसने 8th फ्लोर की मिशन को भी यहाँ पर कम्प्लीट कर लिया था, जिस वजह से वोंग की यहाँ पर लेवल अप हो चुकी थी और साथ ही उसे एक 800 ग्राम का मैजिक स्टोन भी मिला था और इसके अलावा टावर का एग्जीक्यूटिव हीलिंग पोशंस भी। और साथ ही फिर से S++ रैंकिंग क्लियर करने की वजह से उसे एक और प्लेटिनम बैज मिलता है। और वहाँ से वापस आ जाने के बाद जॉन वोंग से कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। तो ये देखकर वो कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, आज तक कुछ भी नहीं किया। तो वो कहता है कि टावर के अंदर जाना ही तो सबसे ज्यादा हार्ड पार्ट है। वोंग कहता है कि तुम्हारा शुक्रिया, क्योंकि तुम्हारी वजह से ही अभी तक हम लोग इतने आसानी से ऊपर तक क्लाइम कर पाए हैं। वो कहता है कि पर फिर भी तुम्हें अपना गार्ड डाउन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि 10th फ्लोर तो बस केवल बिगिनर्स के लिए था, अब से थोड़ी सी दिक्कतें आना चालू हो सकती है। पर वोंग कहता है कि सबके अलावा हम लोग बस केवल 3 मिनट के अंदर इस चीज को क्लियर कर आ गए। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर जॉन को एक प्रेजेंट देना चाहिए। और वो अपने पास से कुछ पैसे निकालते हुए उससे कहता है क्योंकि अभी भी तुम्हारा मैनिफेस्टेशन टाइम काफी ज्यादा बचा हुआ है, तो क्यों ना तुम बाहर जाकर थोड़े से मजे करो और वहाँ पर जाकर कुछ अच्छा सा भी खा लेना, पर दिक्कत कोई भी खड़ी मत करना। पर जॉन तुरंत ही उसे मना कर देता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये देखकर वो शौक था, वो कहता है क्या, पर क्यों, मैंने बड़ी मुश्किल से थोड़ी सी हिम्मत करी थी जिससे मैं तुम्हें ये ऑफर कर सकूं। पर वो कहता है कि मैं समनर को यहाँ पर जरा सा भी छोड़कर नहीं जा सकता, इसलिए मैं बस केवल घर पर टीवी देखूंगा। और वोंग सोचता है कि जो एब्सोल्यूट ओबे है ऐसी चीजों के ऊपर भी बिल्कुल भी काम नहीं करता, इसलिए वो जॉन से कहता है तो क्यों ना हम लोग यहाँ पर थोड़े से चिकन ऑर्डर कर लें। तो वो खुश होते हुए कहता है कि बिल्कुल, ये सुनने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है।
जिसके बाद वो फोन उठाकर यहाँ पर खाना ऑर्डर करना चालू कर देता है और बोंग ये देखकर कहता है तो चलो जब तक मैं यहाँ पर रिवॉर्ड्स को चेक करता हूँ। और इस बार यहाँ पर उसे एक न्यू रिवॉर्ड भी मिला था, यानी टावर का एग्जीक्यूटिव हीलिंग पोशन, और वो ये सब जॉन को देने के बारे में सोचता है और साथ ही मैजिक स्टोन्स के बारे में सोचता है कि अगर मैं इनका क्या करूँ, क्योंकि अब पहले ही मेरी इन्वेंट्री के अंदर लगभग 3.5 किलो के आसपास ही हो चुका है और अगर मैं इस पूरे को यहाँ पर बेच देता हूँ तो ये 1.8 मिलियन युआन के आसपास होगा। इसलिए मुझे सच में सीरियसली इसको यहाँ पर कैश आउट करने के बारे में सोच लेना चाहिए। और अब ब्लैक टावर क्लाइम करते हुए उसे 10 दिन हो चुके थे, जहाँ पर वो 10th फ्लोर तक पहुंच चुका था और वो अपने कपड़ों को चेंज करते हुए कहता है लगता है कि मुझे ये पार्ट टाइम जॉब यहाँ पर छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि शुरू में मैंने सोचा था कि टावर के अंदर जाकर चेक करता हूँ कि आखिर वहाँ पर क्या है, और अब तो मैं हर एक दिन यहाँ पर एक फ्लोर को क्लाइम करता चला जा रहा हूँ बिना अपनी बीट को मिस करे। कल हम लोग 9th फ्लोर के अंदर थे। जंगल मैन ईटिंग क्रॉस फ्लावर का सामना कुछ जरूर से ज्यादा ही आसान था। देखा जाए तो आसान था जॉन के लिए, ना कि मेरे लिए, पर फिर भी हम लोग उस मिशन को काफी था जल्दी यहाँ पर कंप्लीट कर आ गए थे। इसलिए मुझे फिर से एक और S++ क्लीनिंग रिवॉर्ड मिला था और साथ ही उसका बोनस भी। और अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो ये अनबिलीवेबली स्वीट है। और वो जिस तरीके से यहाँ पर रिएक्ट कर रहा था ऐसा लगता है जैसे कि वो इस चीज के बारे में भूल चुका हो कि जॉन एक क्रेजी असैसिन है जिसने 3 लोगों को यहाँ पर मार दिया था। और उसके बाद एक पॉपअप आता है कि जॉन का जो सेटिस्फेक्शन रेट था वो लगातार 5 स्टार होने की वजह से जॉन की मैनिफेस्टेशन टाइम को यहाँ पर 1 घंटे से बढ़ा दिया जाता है, यानी अब वो 6 घंटे के बजाय 7 घंटे तक यहाँ पर मैनिफेस्ट रह सकता था। और वो ये जानकर काफी ज्यादा खुश होता है कि वो हाईएस्ट स्कोर सच में यहाँ पर पूरे से वर्थ इट रहा। और जॉन भी इस चीज की वजह से खुश होते हुए कहता है कि अब मैं 1 घंटे ज्यादा तो मैं यहाँ पर सपोर्ट कर सकता हूँ। तो वो कहता है कि हाँ बिल्कुल, अब चीज से मुझे भी काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद अब वो लोग 10th फ्लोर के अंदर क्लाइम करना चालू करते हैं। कुछ ही देर के अंदर जैसे वो अंदर आते हैं तो एक काफी ज्यादा घना जंगल था और वो कहता है कि जैसे हम लोग 10th फ्लोर के अंदर आए हैं मैं सच में इस चीज को महसूस कर पा रहा हूँ कि वो फिजिकल एबिलिटीज की रिकलेबरेशन जो कि टावर के अंदर आने के बाद चालू हुई है और वो ओवरवेलमिंग स्ट्रेंथ और वो मिस्टीरियस माना जो कि मेरे मिडिल डेंटेंट के अंदर यहाँ पर भरा हुआ है। इसी वजह से अब मुझे ऐसा लगने लगा है कि मैं वान एक जंगली घोड़ा बन चुका हूँ जो कि अब किसी का भी सामना कर सकता है। और वो एक घोड़ा बनने के बाद जॉन से कहता है कि अब मैं भी यहाँ पर तुम्हारी मदद करूंगा, पर वो कहता है कि इस चीज का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, अगर यहाँ पर तुम्हें एक स्क्रैच भी आ जाता है तो मुझे अपना गला काट कर जमीन पर पटकना होगा। पर वॉन्ग कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब मैं सच में एक जंगली घोड़ा बन चुका हूँ। वो कहता है कि सबके बाद भी तुम्हें सच में यहाँ पर अपने प्राइड को थोड़ा साइड में रखना चाहिए। पर वॉन्ग उससे आगे कुछ कह पाता उससे पहले उसे अजीब तरीके का प्रेशर महसूस होना चालू हो जाता है और जैसे वो साइड में देखता है तो उसे वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी सी आई बॉल दिखती है और ये देखकर वो पसीना पसीना हो गया था। और अचानक ही उन लोगों के सामने एक बड़ा सा मेंटिस आकर खड़ा हो गया था जिसके सामने ये दोनों बिल्कुल चींटियों की तरह लग रहे थे। और वो घबराते हुए सोचता है तो क्या ये चीज 10th फ्लोर का मॉन्स्टर है। पर मैं तो ये सोच रहा हूँ कि आखिर दूसरे प्लेयर्स सच में ऐसी किसी चीज को यहाँ पर मार भी कैसे पाते होंगे। और ये सोचते ही उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है और वो पूरे से पसीना पसीना हो गया था। पर फिर भी वो अपनी प्राइड को बचाते हुए जॉन से कहता है कि 2 लोगों को बस यहाँ पर एक छोटे से क्रीचर को मारने के लिए भेजा है कि इंसान की प्राइड को इस चीज से जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचता। तो वो कहता है कि इस चीज में तो इंसान की प्राइड को नुकसान पहुंचने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। पर वो कहता है कि नहीं, मेरी प्राइड को सच में काफी ज्यादा दुख हुआ है। इसी वजह से जॉन जैसे ही वो मॉन्स्टर यहाँ पर चिल्लाता है वो कहता है कि आगे बढ़ो और इसे खत्म कर दो। और जैसे ही वो मेंटस अपने बड़े से क्लॉज के साथ उसके ऊपर हमला करता है तो जॉन अपनी जगह से जल्दी से मूव करते हुए उसके क्लॉज के ऊपर आगे बढ़ना चालू कर देता है और फिर अपनी तलवारों को घुमाते हुए अपनी कोल्ड आइस के साथ यहाँ पर कई सारे स्विंग्स देता है और इसी के साथ उसके हाथ भी यहाँ पर कट जाते हैं और साथ ही उस मॉन्स्टर के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। और ऐसा ही करते हुए उसने 10th फ्लोर की मिशन को भी यहाँ पर क्लियर कर लिया था जिसके साथ उसका लेवल अप हो जाता है और साथ ही रिवॉर्ड के तौर पर उसे एक और मैजिक स्टोन मिला था जो कि 1 किलो का था। और फिर से S++ रैंकिंग क्लियर करने की वजह से उसे यहाँ पर एक और प्लेटिनम बैज मिल गया था। और जॉन बड़े स्टाइल में अपनी सोर्स को घुमाते हुए बड़े स्टाइल में नीचे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि लो मैंने ये कर दिया। और वॉन्ग ये देखकर कहता है कि फिर से 1 किलो का मैजिक स्टोन, इसको मिलाकर लगभग मेरे पास 5.5 किलो के आसपास हो चुके हैं। और क्योंकि मुझे पहले ही 5 प्लेटिनम बैजेस की वजह से एक पीक मिल गई थी, पर अब मैंने यहाँ पर 10 प्लेटिनम बैजेस को कलेक्ट किया है तो देखते हैं कि आखिर अब मुझे यहाँ पर क्या मिलता है। वॉन्ग का होता था एक्साइटेड अपनी स्टेटस विंडो की तरफ ही देख रहा था और उसके सामने एक दूसरी चीज आ जाती है कि यहाँ पर जो उसका समनर था वो यहाँ पर उसके एक स्किल को कॉपी कर सकता था और इसी के साथ उसके सामने एक लिस्ट भी आ गई थी। वॉन्ग ये देखकर कंफ्यूज था। वो कहता है क्या किसी का स्किल कॉपी करना। जैसे जॉन को ये पता चलता है तो वो कहता है कि बिना किसी क्वेश्चन की जल्दी से सेट स्टेप को यहाँ पर सीख लो। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर एक स्किल कॉपी करने का ऑप्शन आया होगा, मैंने सही कहा ना, इसलिए तुम्हें दोबारा सोचने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से शेडो स्टेप्स को यहाँ पर सीख लो। वॉन्ग कहता है और आके इस चीज की वजह, तो वो कहता है कि सच में ये भागने के लिए क्या होता तो कन्वीनियंट है, अगर कुछ भी मेरे साथ होता है तो तुम जल्दी से वहां से निकल कर भाग सकते हो। और वॉन्ग ये देखकर कहता है कि सच में ये मेरे बारे में इस तरीके से सोचता है। मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो कि सभी इंसानों को छोड़कर बस केवल अपने सर्वाइवल के बारे में ही सोचता है। और अगले पल जैसे ही वो वहाँ पर शेडो स्टेप्स को एक्वायर कर लेता है तो समझ में आ जाता है कि हाँ, वॉन्ग इसी तरीके का इंसान है जो कि बस केवल अपने सर्वाइवल के बारे में ही सोचता
है और साथ ही वो एक सीरियस लुक देते हुए कहता है कि फास्ट फुटवर्क सच में कॉम्बैट के लिए भी काफी ज्यादा जरूरी होता है। पर मैं बस यही सोचना चाहता हूँ कि ये रियल लाइफ में सच में किस तरीके से काम करता होगा। पर जब वो बाहर आकर शेड स्टेप्स को इस्तेमाल कर देखता है तो वो सच में काफी ज्यादा फ्लॉपी थे, क्योंकि वो यहाँ पर वहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी ने कपड़े फैला दिए हो। इस तरीके से घूमने में लगा हुआ था और ये देखने में सच में मुझे काफी ज्यादा मजा आ रहा था और ये सच में काफी ज्यादा फनी है। जिसके बाद वो काफी देर तक इस तरीके से एक्सरसाइज करने के बाद जब वापस अपने रूम के अंदर आता है तो लंबी लंबी सांसें लेते हुए जमीन पर गिर जाता है और वो कहता है कि अगर तुम यहाँ पर सच में समनिंग का काम भी कर सकते हो तो ये चीज भी यहाँ पर काम कर सकती है। इसके अंदर कोई भी कंसिस्टेंसी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। पर फिर भी ये चीज बिल्कुल भी काम क्यों नहीं कर रही। पर जॉन जो कि उससे कहता है कि मुझे नहीं पता कि अगर तुम यहाँ क्या कह रहे हो, पर फिर भी जो तुमने कहा वो पूरे से सच है। और अब टावर पर क्लाइम करते हुए 11वां दिन आ चुका था जहाँ पर वो फोन पर किसी से बात कर रहा था। वहाँ से आवाज आती है कि बिल्कुल हम लोग अवेकनर मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल सेंटर से बात कर रहे हैं। वो अपने बारे में बताता है और कहता है कि हाल ही में मैं यहाँ पर अवेकन हुआ हूँ। जैसे वो लोग ये सुनते हैं तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड होते हुए कहते हैं कि तुम्हें काफी ज्यादा बधाई हो क्योंकि तुम एक प्लेयर बन चुके हो। पर तुम काफी ज्यादा कंफ्यूज हो गए, इसलिए क्या गवर्नमेंट का सपोर्ट स्टाफ तुम्हारे घर आ सकता है। तो वो कहता है कि बिल्कुल। जिसके बाद उन लोगों को एड्रेस बताता है तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम लोग जितने ज्यादा जल्दी हो सके तुम्हारे घर आने की कोशिश करेंगे। और नरेटर बताता है कि आम से इंसान वोंग के लिए सच में अवेकनिंग मैनेजमेंट को कॉल करना जिससे वो यहाँ पर अपने मैजिक स्टोन्स को बेच सके, ये उसकी 25 साल में सबसे ज्यादा बहादुरी वाला डिसीजन था। जिसके बाद हमें अवेकनर्स के सेंटर का सीन दिखाया जाता है यहाँ पर ली मिंग एक कार की तरफ बढ़ रही थी। जी अवेंग जो कि उसके अंदर पहले से ही बैठा हुआ था वो उसको देखकर थोड़ा कंफ्यूज था और वो उससे उस अवेकनर के बारे में पूछता है जिसने कल उन लोगों के साथ यहाँ पर कॉन्टेक्ट किया था। वो कहती है कि मुझे ऐसा नहीं लगता कि उसने यहाँ पर S++ के रिकॉर्ड को होल्ड कर रखा होगा। तो वो कहता है कि डैमिट, क्या वो सच में इंसान यहाँ पे एग्जिस्ट करता भी है। तो वो बताती है कि एक और अवेकनिंग की रिक्वेस्ट है जो कि आज हम लोगों को यहाँ पे मिली है, तो क्या तुम भी यहाँ पे मेरे साथ चलोगे। तो जी हवेंग उससे कहता है कि हाँ बिल्कुल, हम लोगों को कैसे भी कर उसके बारे में पता लगाना ही होगा। तो चलो चलते हैं और अगर वो वही है तो उसे हम लोग कैसे भी कर हमारी एलिट टीम के अंदर लेकर आ ही जाएंगे। उसके लिए भले ही एडमिनिस्ट्रेशन के जितने बेनिफिट्स है उसके कदमों पर ही क्यों न रखने पड़े। और दूसरी तरफ वोंग जो कि अपने रूम को यहाँ पर सजाने में लगा हुआ था, साफ सफाई कर रहा था जिससे जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके ऊपर अच्छा इंप्रेशन जमे। और थोड़ी देर में नॉक नॉक होती है कि एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट से लोग यहाँ पर आ चुके हैं और वोंग कहता है कि वो यहाँ पर है। जिसके बाद वो दरवाजा खुलता है और दोनों का स्वागत करता है। जी हवेंग अपने बारे में बताता है कि वो एडमिनिस्ट्रेशन का टीम लीडर है और साथ ही डिप्टी मैनेजर जिसका नाम ली मिंग है, असल में वो भी एक प्लेयर है, इसलिए प्लीज थोड़ा सा फील फ्री हो जाना। पर ये जानने के बाद वोंग की यहाँ पे एक औरत भी है, वो सच में और भी ज्यादा नर्वस हो चुका था। जिसके बाद ली मिंग उससे कहती है कि एक्सक्यूज मी, और ये कहकर अचानक ही वो वोंग के काफी ज्यादा करीब आ जाती है और ये देखकर वो सरप्राइज था कि ये मेरे काफी ज्यादा करीब आ गई है। और वो उससे कहती है कि तुम वही हो, मैंने सही कहा ना, जिसने S++ के रिकॉर्ड को यहाँ पर अचीव किया हुआ है। ये सुनने के बाद वो शॉक रह गया था। वो कहता है क्या? साथ ही वो घबराते हुए कहता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास है, क्या इन लोगों के पास किसी तरीके का अवेकनिंग आइडेंटिफिकेशन मेथड है जिसके बारे में मुझे नहीं पता, पर अभी के लिए मुझे डिनाई करना चाहिए और नेचुरल एक्ट करना चाहिए। पर वो तो यहाँ पर रोबोट बन जाता है। वो कहता है कि हाँ मुझे लगता है मैंने उसके बारे में सुना है, पर वो मैं नहीं हूँ। हा 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 हा। और ली मिंग ये देखते हुए कहती है कि तुमने ये चीज देखी, ऐसा लगता है जैसे कि किताब में लिखे हुए झूठ का ये कोई सिग्नल हो। पर जी हवेंग उसके ऊपर पीछे से हमला करते हुए कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि लोगों से इस तरीके के सवाल करना बंद करो। तो वो कहती है कि ठीक है, आगे से मैं ख्याल रखूंगी। जिसके बाद जी हवेंग उसके लिए माफी मांगता है तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और वो सोचता है कि अच्छा यानी ये लोग यहाँ पर मुझे टेस्ट कर रहे थे। जिसके बाद जी हवेंग अपने लैपटॉप को चालू कर उसके अंदर एक वीडियो चालू कर देता है जिससे वो वोंग को ब्लैक टावर के बारे में क्लियरली समझा सके कि आखिर असल में वो क्या है। तो चलिए मैं भी आपको चीज के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ कि ये पूते ऐसा काला है और जो इसकी अपीयरेंस है वो बहुत ज्यादा ओमनियस है और इसके ओवरवेलमिंग साइज के साथ इसे धरती की किसी भी लंबी सी बिल्डिंग के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। ब्लैक टावर दुनिया के ऊपर आज से 20 साल पहले अपीयर होना चालू हुए थे। जिसके बाद हर एक कंट्री ने अपना को रिवील करना चालू किया। उनके जितने भी सोल्जर्स और साइंटिस्ट थे उन्हें उनके अंदर भेजने की कोशिश करी, पर कोई भी उनके पास तक नहीं पहुंच पाया। और फिजिकली ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल जैसी थी, जैसे कि कोई इनविजिबल सा बैरियर हो जो कि हम लोगों को ब्लॉक कर रहा हो। पर आखिर टावर है क्या? और ये एक ऐसा क्वेश्चन था जो कि प्लेयर्स के सामने आ जाने के बाद सॉल्व हुआ, क्योंकि टावर एक गेम जैसा स्ट्रक्चर है जिसको तुम्हें फ्लोर बाय फ्लोर यहाँ पर क्लाइम करना होता है। और वो प्लेयर्स जो कि टावर के बाहर बिल्कुल किसी आम इंसान की तरह होते हैं, पर जैसे वो लोग टावर के अंदर जाते हैं तो उनके पास क्या होता था कमाल की सुपर पावर्स, एबिलिटीज और स्किल्स आ जाती है। और वो अपने इक्विपमेंट्स को भी यहाँ पर अपडेट कर सकते हैं उन वेरियस रिवॉर्ड से जो कि उन्हें टावर से ऑब्टेन होते हैं। और ये ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर एक बहुत ज्यादा बड़ा
कंट्रीब्यूशन होता है। और एक बड़ा क्वेश्चन ये है कि अगर टावर को क्लाइम ना किया जाए तो आखिर तब क्या होगा। अगर टावर को क्लाइम करना बंद कर दिया जाए तो उसके अंदर स्ट्रगल होना चालू हो जाएगा और जो टावर है वो धीरे धीरे कर कोलैप्स होना चालू हो जाएगा। इसलिए अगर किसी भी नए फ्लोर को 6 महीने के अंदर यहाँ पर अपडेट ना किया जाए तो जो काउंटडाउन है वो स्टार्ट हो जाता है और फिर अचानक ही जो टावर होता है वो कोलैप्स होना चालू हो जाता है। और आज से 3 साल पहले भारत के अंदर जो मुंबई सिटी है वो इसी तरीके से पूरी तरह से गायब हो गई थी। पर चलो अब हम लोग हमारी कंट्री की सिचुएशन को यहाँ पर चेक करते हैं। सभी लोग इस बारे में काफी अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर एक कंट्री के अंदर 1 से लेकर 3 ब्लैक टावर्स होते हैं, पर हम लोगों की किस्मत काफी अच्छी है कि बस हमारे पास केवल एक ही टावर है। पर इसके बाद भी जो कोरिया का ब्लैक टावर है उसकी प्रोग्रेशन काफी ज्यादा स्मूथली चल रही है और 65th फ्लोर को क्लियर करने के साथ हम लोग पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है। यूनाइटेड स्टेट्स है जिसने 66th फ्लोर को क्लियर किया है और इसलिए तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारी सोसाइटी के पास कई सारे हीरोज हैं जिन्हें प्लेयर्स कहते हैं। जैसे इंसानियत ने यहाँ पे एक न्यू कॉन्टिनेंट के ऊपर इशारा किया तो आज की इंसानियत यहाँ पर ब्लैक टावर को समझने की और एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रही है। और अब तुम भी यहाँ पर अवेकन हो चुके हो तो तुम भी इस न्यू एरा की एक उम्मीद बन चुके हो, इसलिए तुम्हें जल्दी से एक ऑफिशियल प्लेयर बनने के लिए रजिस्ट्रेशन कर देना चाहिए जिससे तुम भी एक हीरो बन सको। और जी हबैंग उससे आगे कहता है कि ये मैंडेटरी व्यू मटेरियल था जिससे तुम्हें ये चीज समझ में आ सके कि आखिर असल में ये क्या चीज है। पर वोंग सोचता है कि आखिर ये किस तरीके की बकवास सी जॉब है। और जी हबैंग उससे आगे कहता है कि मेरे पास कुछ क्वेश्चंस है जिससे हम लोग इस चीज को कंफर्म कर सके कि तुम एक प्लेयर हो। वोंग कहता है कि बिल्कुल मैं एक प्लेयर हूँ, मैं टावर के अंदर भी जा चुका हूँ और मैंने यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लियर भी किया है जिस वजह से ये मेरे कुछ मैजिक स्टोन्स है जो कि अब तक मैंने यहाँ पे इकट्ठे करे हैं। ये देखकर वो कहता है कि ये चीजों को और भी ज्यादा आसान बना देता है। पर आखिर तुम कितने फ्लोर तक यहाँ पर रीच कर चुके हो? तो वो बताता है कि 10th फ्लोर तक। जैसे ही वो लोग 10th फ्लोर सुनते हैं तो उन दोनों की आंखें एक दूसरे से टकराती हैं क्योंकि ये वही सेम फ्लोर है जहाँ पर S++ ग्रेड रिकॉर्ड है। और इसलिए लिम की नजरें वॉन के ऊपर जाती है और वो सोचती है कि शायद ये इंसान तो वो नहीं है। और वो वोंग से पूछती है कि तुमने हाल ही में उस इशू के बारे में सुना है जिसे ग्लोबल नोटिफिकेशन कहते हैं? तो वो सोचता है कि बिल्कुल मुझे नेचुरल रहना होगा। वो कहता है कि बिल्कुल S++ ग्रेड क्लियर, मैंने उसके बारे में सुना है पर मुझे नहीं पता कि आखिर वो कौन है। पर देखकर लगता है कि वो काफी ज्यादा कमाल का प्लेयर है और वो ये सारी बातें बिल्कुल किसी रोबोट की तरह बोल रहा था। और ये देखकर वो लोग कहते हैं कि यार तुम्हें इतना ज्यादा नर्वस होने की जरूरत नहीं है। तो उसकी शक्ल देखकर ये चीज साफ साफ समझ में आ रही थी कि वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही नर्वस है, कुछ जरूरत से ज्यादा ही नर्वस। उसके बाद गावेंग उसे बताता है कि चलो ठीक है, मैं यहाँ पर तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स के बारे में समझाना चालू करता हूँ। हमारी गवर्नमेंट यहाँ पर प्लेयर्स को मैनेज करती है और उन्हें 2 ग्रुप्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट ग्रुप जो कि एलिट ग्रुप है और दूसरा ग्रुप जो कि जनरल ग्रुप है। जनरल ग्रुप यहाँ पर खुद से ही सारी चीजें प्लान करता है और खुद के शेड्यूल से ही टावर के अंदर जाता है। तुम इसे बिल्कुल किसी फ्रीलांसर के काम की तरह समझ सकते हो। पर दूसरी तरफ जो एलिट टीम होती है उसे यहाँ पर मेंटेन किया जाता है और साथ ही क्लोज रिलेशनशिप बनाए जाते हैं और साथ ही वो लोग गवर्नमेंट की अवेकनिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ काफी ज्यादा अच्छे रिश्ते बनाकर रखते हैं और उनके साथ ऑब्लिगेशंस होती हैं कि उन सभी को हाई रैंकिंग फ्लोर्स को यहाँ पर रेड करना होता है। पर इसकी वजह से तुम्हें यहाँ पर कई सारे तरीके के सपोर्ट्स और बेनिफिट्स मिलते हैं और उन सभी में से एक पर्सनल प्रोटेक्शन भी है जो कि टावर के बाहर मिलती है क्योंकि सभी प्लेयर्स टावर के बाहर आने के बाद बिल्कुल आम इंसान बन जाते हैं। और बिल्कुल अगर तुम भी यहाँ पर एलिट टीम को ज्वाइन करते हो तो तुम्हें भी यहाँ पर एनुअल बेसिक सैलरी मिलेगी। पर वोंग सोचता है कि तब ये होगा जब ये चीज रिवील हो जाएगी कि मैं S++ रिकॉर्ड होल्डर हूँ। और वो सोचता है कि अगर सभी लोगों के सामने ये चीज आ गई तो कई सारे इंटरव्यूज यहाँ पे मेरी जान खा जाएंगे और इसकी वजह से कई सारे कैमरे मेरे चेहरे के आसपास घूमते रहेंगे। और ये सोचकर वो बहुत ज्यादा घबरा जाता है क्योंकि इसकी वजह से जो उसकी पर्सनल लाइफ है वो पूरी तरह से चली जाएगी और मैं सच में यहाँ पर इस तरीके की अटेंशन पाने के बजाय मरना पसंद करूंगा। और जी हवेंग उससे कहता है कि इसी वजह से मैं सोचूंगा कि तुम यहाँ पर एलिट टीम के अंदर अप्लाई करो और तुम यहाँ पर अपनी रेड को फुटेज के अंदर रिकॉर्ड करोगे जो बॉडी कैम हम लोग तुम्हें यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। पर वोंग उसे बीच में ही टोकते हुए कहता है कि पर मैं एलिट टीम के अंदर अप्लाई नहीं करना चाहता। जैसे वो ये सुनता है तो सरप्राइज रह गया था। वो कहता है कि क्यों? वोंग कहता है कि मैं जनरल टीम के साथ ही पूरे सेटिस्फाइड हूँ। पर वो कहता है कि पर इसके साथ तुम्हें काफी ज्यादा अच्छी कंडीशंस मिलती हैं। पर वोंग कहता है कि पर अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो मेरे पास कोई ज्यादा कोई खास टैलेंट नहीं है, बल्कि असल में तो मैं काफी ज्यादा डरता हूँ। अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे उस फ्लोर पर रुक जाना चाहिए तो मैं वहाँ पर रुक जाता हूँ और उसके साथ जो मुझे रिवॉर्ड मिलता है मैं उसके लिए भी काफी ज्यादा खुश हूँ। पर वो लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं कि तुम इस चीज के लिए बिल्कुल भी जल्दी करने की जरूरत नहीं है, तुम आराम आराम से भी इस चीज सोच सकते हो। पर वो कहता है कि नहीं, मैं पहले इस चीज को डिसाइड कर चुका हूँ। और ली मिंग ये देखकर निराशा भरी सांस लेते हुए कहती है कि एक और बार हम लोग यहाँ पर मिस कर गए। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो कि एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं जिससे वो सेफली वापस फार्म कर सके। पर ये मेरा पहली बार है कि मैं किसी इंसान को ऐसे देख रही हूँ जो कि टेस्ट के बीच में इन चीजों के बारे में बात कर रहा हो। इस तरीके के डरपोक बिल्कुल भी क्वालिफाइड नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर इसकी एलिट टीम के अंदर अप्लाई करने में मदद भी करते हैं पर ये इस तरीके का इंसान है जो कि कभी भी वापस एक्सेप्टेड नहीं होगा। और इससे बड़ी बात यह है कि जो एलिट टीम बनाई गई है उसका तो बस एक ही काम है कि उसे टावर को क्लाइम करना होगा। और जी हवेंग उससे कहता है कि हम लोग यहाँ पर तुम्हारे डिसीजन की रिस्पेक्ट करते हैं। ये सुनकर वो कहता है कि तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। पर वो वोंग से कहता है पर क्या तुम एक बार टावर के अंदर
जाकर हम लोगों को दिखा सकते हो, जिससे हम लोग इस चीज को कंफर्म कर सके कि तुम यहाँ पर अवेकन हो चुके हो। तो ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है, पर वो आगे कहता है ये चीज तुम्हारे लिए पूरी तरह से वेस्ट हो जाएगी अगर तुम यहाँ पर अपनी एंट्री को, जो कि एक दिन में बस एक बार की होती है, अगर उसे खो देते हो तो क्यों ना तुम अंदर जाने के बाद उसे यहाँ पर क्लियर करने की कोशिश करो। ये देखकर वो सोचता है कि हाँ मैं ऐसा कर सकता हूँ, पर वो परेशान था। वो सोचता है कि ये लोग अभी भी इस चीज को कंफर्म करने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं S++ रैंक पर हूँ भी या फिर नहीं, इसलिए वो लोगों से कहता है तो चलो ठीक है, मैं उसे क्लियर करने की कोशिश करूंगा, पर इसके लिए लगभग मुझे पूरा समय लगता है, तो शायद इस चीज के लिए 2 घंटे भी लग सकते हैं या फिर ज्यादा भी। तो लिमिंग उससे कहती है कि ठीक है, वैसे भी ये हमारा काम ही तो है, तुम्हें बिल्कुल भी प्रेशर महसूस करने की जरूरत नहीं है, तुम अपना समय अच्छी तरीके से ले सकते हो। ये सुनकर वॉन्ग तैयार होकर वहाँ पर खड़ा हो जाता है और कहता है मुझे काफी लंबा समय लगेगा, इसलिए तुम आराम से बैठो और टीवी देखो, और साथ ही फ्रिज के अंदर कुछ ड्रिंक्स भी रखी हुई हैं। और ये कहने के बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। और जी हवन कहता है इसका मतलब वो सच में यहाँ अवेकन हो चुका है, पर बताओ आखिर तुम्हें क्या लगता है। वो कहती है कि मुझे टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता, पर ऐसा लगता है कि वो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही डरपोक है। उसका बात करने का तरीका और उसकी जो एक्टिंग थी वो सच में काफी ज्यादा बेकार थी। वो जरूर 11वें फ्लोर के साथ यहाँ पर पूरी तरह से गिव अप कर देगा। ये सुनकर वो कंफ्यूज कहता है कि पर आके ऐसा क्यों। वो बताती है क्योंकि मैंने 11वें फ्लोर को खुद से भी यहाँ पर क्लियर किया था, और वो प्लेयर के फेयर को यहाँ पर टेस्ट करता है, क्योंकि वहाँ पर लॉन्ग टेल्ड टनल सेंटीपीड्स का सामना करना होता है। और बिल्कुल जैसा कि तुम्हें भी इस चीज के बारे में पता है कि उन्हें हराना इतना भी ज्यादा कोई मुश्किल नहीं होता, वो इतने भी ज्यादा खतरनाक मॉन्स्टर नहीं है, पर फिर भी तुम्हें वहाँ पर वैसे 100 खत्म करने पड़ते हैं। सच में वो काफी डिस्गस्टिंग अपीयरेंस होती है। तो क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक इंसान जो कि यहाँ पर इंसानों के सामने आकर खड़ा हो जाता है वो ऐसी किसी चीज का सामना कर भी सकता है। मैं इस चीज के लिए पूरी तरह से पक्की हूँ कि वो सेफ जोन के अंदर जाकर बैठ जाएगा और पूरी तरह से मिशन को अबेंडन कर देगा या छोड़ देगा। तो जी हवांग कहता है कि जिस तरीके की तुम्हारी प्रेडिक्शन है मुझे ऐसा लगता है कि तुम पूरी तरह से सही कह रही हो। क्या मुझे डायरेक्टर को कॉल करना चाहिए जिससे मैं उन्हें बता सकूं कि इस बार भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। पर दूसरी तरफ टावर के अंदर वोंग यहाँ पर जॉन को जैसे ही समन करता है तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड था, और उसके पास 11वें फ्लोर का जैसे मिशन आता है कि उसे यहाँ पर 100 लॉन्ग टेल टनल सेंटीपीड्स का सामना करना होगा। इस चीज के बारे में जानने के बाद वोंग बहुत बुरी तरीके से डर जाता है। क्या सारी चीजों को छोड़कर सेंटीपीड, वो भी 100? पर जॉन हंसते हुए कहता है कि उन सभी को तो मैं खत्म कर दूंगा, लगभग 100 है ना, तो उनको हराने में ज्यादा 5 मिनट लगेंगे। पर वोंग उससे कहता है कि नहीं, तुम उन्हें जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा धीरे धीरे मारना। ये सुनकर वो कंफ्यूज था। वो बताता है कि लगभग 1 घंटे से ज्यादा लेना, जिससे हमारा जो S++ क्लियर रिकॉर्ड है वो यहाँ पे खत्म हो जाए, क्योंकि अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो बाहर की दुनिया में कुछ ऐसी नजरें हैं जो कि मेरे ऊपर लगी हुई है, इसलिए मैं जैसे ही टावर से बाहर निकलूंगा मैं तुम्हारे समन को भी यहाँ पर डिसमिस कर दूंगा। ये सुनकर वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और वो सोचता है कि अगर सच बताऊं तो बस इसके अंदर आना भी पूरी तरह से काफी था, पर फिर भी मैंने इंसिस्ट किया कि मैं इसे पूरी तरह से क्लियर करूंगा, और एक पूरी तरह से बेकार से रिकॉर्ड की वजह से जो SS क्लास रिकॉर्ड होल्डर है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, तो उनकी जो नजरें हैं वो भी मेरे ऊपर से हट जाएंगी। पर जब जॉन उन सेंटीपीड्स को यहाँ पर मारना चालू करता है तो उसकी स्पीड अभी भी काफी ज्यादा फास्ट थी, इसलिए बॉन्ग चिल्लाते हुए कहता है कि जॉन थोड़े से आराम से। तो वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, जिसके बाद वो वहाँ पर बस खेलना चालू कर देता है। ये देखकर वो कहता है तो चलो अच्छा है, जिसकी हंटिंग स्पीड है अब वो पहले से काफी ज्यादा हल्की हो चुकी है, अगर इसी तरीके से चलता रहा तो 1 घंटे से ज्यादा वो जरूर ले लेगा। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे पहले उसके पैरों के नीचे से काफी ज्यादा बड़ी सी सेंटीपीड निकल कर आ जाती है। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि अचानक एक बड़ी सी सेंटीपीड उसके नीचे खड़ी हुई थी। मुझे लगता है कि मुझे यहाँ पर भागने वाला स्किल अपना इस्तेमाल करना चाहिए, पर वो तो यहाँ से नीचे गिर रहा था और कई सारे सेंटीपीड्स उसकी तरफ उसके ऊपर हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। ये देखकर वो कहता है कि मेरी बॉडी बिल्कुल भी काम नहीं कर रही, और जैसे जॉन ये देखता है तो उसका गुस्सा सर चढ़ चुका था। अगले पल वो सभी सेंटीपीड्स को बीच में से काटते हुए झल्ली से बॉन्ग की जान बचाने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, और अपने गुस्से की वजह से उन सभी के यहाँ पर चीथड़े उड़ा देता है। और पर फिर भी वो यहाँ पर नहीं रुकता। वो कहता है कि ये घटिया से सेंटीपीड्स आखिर तुम्हारे यहाँ पर बॉन्ग को छूने की हिम्मत तक कैसे हुई, और ये कहकर वहाँ पर जितनी भी सेंटीपीड्स उसको दिखती हैं उन सभी के ऊपर लगातार वो हमला करता चला जाता है। और जैसे बॉन्ग को समझ में आता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था, वो कहता है कि रुक जाओ जॉन, तुम सच में कुछ जरूरत से ज्यादा फास्टली उन्हें यहाँ पर खत्म कर रहे हो। मैंने कहा था ना कि तुम्हें इन्हें यहाँ पर धीरे धीरे खत्म करना होगा। पर वो कहता है कि मुझे माफ करना, पर इसकी वजह से तुम्हारी जान को काफी ज्यादा बड़ा खतरा आ चुका है, तो मुझे इसे यहाँ पर मना करना होगा। और ये देखकर बॉन्ग कहता है कि नहीं, मैंने काफी ज्यादा कड़ी मेहनत करी थी, पर फिर से। और कुछ ही देर के बाद उसके पास एक नोटिफिकेशन आ जाती है, और उसने फिर से यहाँ पर S++ ग्रेड के साथ इसे यहाँ पर क्लियर किया था, जिसके साथ उसे एक प्लेटिनम बैच दिया जाता है, और वो लोग वहाँ से टेलीपोर्ट होने लगते हैं। और ये देखकर वो कहता है कि मुझे माफ करना। और बेचारा वोंग जो कि काफी ज्यादा परेशान था, अब वो कहता है कि आखिर मैं क्या करूं। और दूसरी तरफ वो लोग कहते हैं कि अब लगभग 5 मिनट यहाँ पर पूरे हो चुके हैं, अब तक तो उसने पूरी तरह से गिव अप कर दिया होगा और वो बाहर जाकर बैठ गया होगा। पर अगले ही पल उन लोगों के सामने एक पॉपअप आता है कि 11th फ्लोर को यहाँ पर S++ रैंक के साथ यहाँ पर क्लियर कर लिया गया है। पर तभी उसके सामने पॉपअप आ जाता है कि 11th फ्लोर को यहाँ पर S++ ग्रेड के साथ क्लियर कर लिया गया है, और उसके तुरंत बाद ही वोंग उन लोगों के सामने समन हो जाता है। ये देख
देखकर वो दोनों इक्का होता शौक और हैरान से रह गए थे। और लीविंग ये देखकर कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता। और जिहावेंग उससे कहता है कि आखिर क्या हुआ। वो बताती है कि जैसे ये प्लेयर यहाँ पर आया है वो पॉपअप मेरे नजरों के सामने आया था। S++ ग्रेड का 11th फ्लोर को यहाँ पर क्लियर कर लिया गया है। और बोंग जो कि काउता से परेशान था वो कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल भी इतना ज्यादा आगे बढ़ना नहीं चाहता था, पर मुझे लगता है कि तुम दोनों को यहाँ पर पूरे से चुप रहना चाहिए। और ये कहते वो जॉन को यहाँ पर समन कर लेता है। वो दोनों थोड़े से कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, पर बोंग जॉन से कुछ कह पाता उससे ही पहले वो आगे बढ़ता है और एक शिफ्ट मूव के साथ उन दोनों के गले काट कर उन दोनों को यहाँ पर मार देता है। ये देखकर वोंग बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था, क्योंकि फिर से उसने यहाँ पर उन दोनों के गलों पर रिबन बांध दिया था। और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर किसने कहा था, आखिर किसने कहा था कि इन दोनों के गले काट दो। और वो दोनों यहाँ पर वोंग को आवाज दे रहे थे। और ये देखकर वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ करना, मुझे माफ करना, मुझे माफ करना। पर तभी जिहावेंग और ली मिंग दोनों के दोनों यहाँ पर से आवाज देते हैं कि क्या हुआ। और वो यहाँ पर अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है। जिहावेंग उससे कहता है कि तुम पूरे से ठीक हो, ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ पर सर्दी की वजह से पसीना आ रहा हो। बोंग कहता है कि मैं यहाँ पर बिना सोचे समझे कोई एक सपना सा देख रहा था। फिर वो अपने आप से ही कहता है कि ठीक है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और जिहावेंग कहता है तो चलो हम लोग फिर से चीज को यहाँ पर शुरू करते हैं कि हमारी एलिट टीम को सच में तुम्हारे जैसे टैलेंट की जरूरत है। पर वोंग अभी भी यहाँ पर नाटक करने की कोशिश कर रहा था। वो कहता है कि सच में मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर कोई काफी ज्यादा बड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये किसी दूसरे प्लेयर के साथ ओवरलैप हो गया हो जिसने 11th फ्लोर क्लियर किया हो, क्योंकि सच में ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। ये काफी ज्यादा अमेजिंग है, मैंने सही कहा ना। पर वो कहते हैं कि फिर भी जो ये टाइमिंग है वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही परफेक्ट है। पर अभी भी वो इस चीज के लिए इंकार करते हुए कहता है कि नहीं नहीं, ये सच में एक इत्तेफाक था, प्लीज मुझे माफ करना कि मैं तुम लोगों से इस तरीके से बात कर रहा हूँ, पर डेफिनेटली वो मैं नहीं हूँ जिसको तुम लोग यहाँ पर ढूंढ रहे हो। जिहावेंग इस चीज की वजह से परेशान होते हुए कहता है चलो ठीक है अगर ऐसा है तो। और वो अपने पास एक एनवेलप निकालता है और वो बताता है कि वैसे भी मैंने तुम्हारे लिए इस कॉन्ट्रैक्ट को तैयार कर रखा हुआ था। पर वोंग उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है तो वो शॉक रह गया था। वो कहता है कि एक एलिट कॉन्ट्रैक्ट, पर मैंने तो यहाँ पे एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट मांगा था। वो कहता है कि नहीं, ये एक अलग ही डायमेंशन का है, उसके से पूरे से अलग जिसके बारे में तुम यहाँ पर बात कर रहे हो। ये हमारी इंडस्ट्री के अंदर बस केवल एक लौता बना हुआ कॉन्ट्रैक्ट है, AKA अल्ट्रा एलिट कॉन्ट्रैक्ट। इसके अंदर तुम्हें साल की सैलरी 12 बिलियन युआन मिलेगी और साथ ही रियल एस्टेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। और इसके अलावा VVIP प्रोटोकॉल्स जो कि तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जितने प्रिविलेजेस है उन सभी से तुम पूरे से इम्यून रहोगे। इसका मतलब यही है कि तुम हर एक नियम से पूरे से ऊपर रहोगे। ये पूरे से नोबिलिटी की तरह है। और अभी के समय पर बस कोरिया का जो नंबर 1 रैंकर है उसे इस तरीके की बेनिफिट्स दिए जा रहे हैं। और इसके अलावा तुम इसे करीब से देख सकते हो, नेशन के जितने भी बाकी बेनिफिट्स है वो सभी भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। पर वोंग इस सब के बाद भी उसे मना कर देता है और कहता है कि अगर तुमने मुझे जनरल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया तो मैं कोई प्लेयर नहीं बनने वाला। पर ये सुनने के बाद वो और भी ज्यादा सरप्राइज था। वो कहता है कि पर आखिर तुम लगातार इस चीज के लिए रिफ्यूज क्यों कर रहे हो। तो वो बताता है कि असल में मुझे अटेंशन पाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे चीज से नफरत है। अगर कोई भी मुझे अटेंशन देता है तो सच में उसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बड़ा बोझ सा लगता है। अगर किसी भी कपड़े की दुकान पर जाकर कोई भी मेरे पास आता है तो मैं कभी भी उस दुकान पर जाता ही नहीं हूँ। और अगर किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर कोई भी ये कहता है कि मैं रेगुलर वहाँ पर आ रहा हूँ तो अगले बार से मैं वहाँ पर भी नहीं जाता। मेरा दिल सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही भारी हो जाता है। और वो लोग ये चीज समझ जाते हैं कि इन शॉर्ट वो सच में कुछ जरूरत से ज्यादा ही इंट्रोवर्ट है। और वोंग आगे कहता है कि मैं टावर के ऊपर बस केवल मजे के लिए ही क्लाइम कर रहा था और मैं 11th फ्लोर तक पहुंच गया, पर फ्यूचर मेरा पूरी तरह अनसर्टन है। मुझे भी इस चीज के बारे में नहीं पता कि मैं आगे चलकर उसके ऊपर क्लाइम करूंगा भी या फिर नहीं। और जिहावेंग ये देखकर कहता है कि अभी के लिए यही अच्छा होगा कि हम लोगों को थोड़ा सा पीछे हट जाना चाहिए। वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, मैं तुम्हारे लिए एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट तैयार करवा लेता हूँ। पर अगर कोई भी इंसान इस चीज को देखता है तो वो पूरा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता। वो कहता है कि तुम क्यों न जल्दी से स्टाम्प लेकर एलिट कॉन्ट्रैक्ट को यहाँ पर साइन कर लो, जिससे जितने बेनिफिट्स है उन सभी का तुम यहाँ पर फायदा उठा सको। पर एक एलिट कॉन्ट्रैक्ट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ आता है उसके बराबर जो कि तुम यहाँ पर रिसीव करते हो। इसके अंदर अगर तुम अपर फ्लोर्स के अंदर जाना ना चाहो तब भी तुम्हें वहाँ पर जाना ही होगा, तुम उसके लिए मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये टीम बनाई ही इसलिए गई है जिससे अपर फ्लोर्स को वो यहाँ पर क्लाइम कर सके। और मैंने इसलिए इतने ज्यादा बड़े बोझ को यहाँ पर डिक्लाइन कर दिया। मैं तब तक पूरी तरह से ठीक हूँ जब तक मैं अपनी जिंदगी पूरी तरह से कंफर्टेबली जी सकता हूँ। अब वो लोग जैसे जाकर अपने डायरेक्टर को इस चीज के बारे में रिपोर्ट करते हैं तो वो लोगों के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि अगर तुम लोग ये चीज कैसे कर सकते हो, वो रिपोर्ट जो कि तुम लोगों ने मुझे दी थी और जिस चीज के बारे में तुम मुझे यहाँ पर बता रहे हो ये चीज एक दूसरे से बिल्कुल भी मैच नहीं करती। तुम ये कह रहे हो कि वो प्लेयर कुछ से ज्यादा ही डरपोक है कि वो टावर के ऊपर क्लाइम करना ही नहीं चाहता। वो कहता है कि सर आपने बिल्कुल सही कहा। और वो आगे कहता है और इसके अलावा वो वही इंसान है जिसने S++ रैंक को अचीव किया हुआ है। तो जिहावेंग कहता है कि हाँ आपने बिल्कुल सही कहा।
तो ये सुनकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे तो फिर भी चीजें समझ में नहीं आ रही कि आखिर ये हो क्या रहा है। जी हाँ, वैंग बताता है, देखकर ऐसा लगता है कि जो उसकी पर्सनैलिटी है वो सच में अपने आप में काफी ज्यादा अजीब है, क्योंकि जिस तरीके से उसको देखकर लगता है वो एक अजीब तरीके की ग्रेड का इंसान है। वो कहते हैं कि यहाँ पर कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है कि तुमने उस इंसान को कोई गलत इंसान समझ लिया हो। तो लिविंग कहती है कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो टाइमिंग थी वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही परफेक्ट मैच कर रही थी। पर ये सुनने के बाद पार्क सू गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, अगर तुम लोगों को इस चीज के बारे में पता है तो वो सच में काफी ज्यादा कमाल का टैलेंट है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि अगर वो कितना भी ज्यादा इंट्रोवर्ट क्यों ना हो, उसे कैसे भी कर घसीट कर अपनी एलिट टीम के अंदर लेकर आओ। तो जी हवेंग उसे कहता है कि ठीक है डायरेक्टर, मैं समझ गया, मैं उसे कैसे भी कर एलिट टीम के अंदर लेकर आऊंगा। पर दूसरी तरफ वो चिल्लाते हुए कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, और ऐसा एक्टिंग करनी चाहिए जैसे कि मैं सच में काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। और वो यहाँ पर जॉन के ऊपर चिल्ला रहा था। वो कहता है कि सब तुम्हारी वजह से हुआ है कि सारी चीजें यहाँ पर एक्सपोज हो गई। वो चुपचाप से खड़ा हुआ कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो। पर वोंग सोचता है कि सच में गुस्सा करना कुछ जरूरत से ज्यादा ही थका देता है। पर साथ ही वो कहता है कि अगर तुमने फिर से ऐसा कुछ करने की कोशिश करी तो अगली बार मैं तुम्हें जरा सी भी दया नहीं दिखाऊंगा और तुरंत ही यहाँ समन कर दूंगा। जिसके बाद वो लोग 12th फ्लोर के अंदर जाते हैं तो उन्हें यहाँ पर 20 आइस स्नो आइस व्हीसल्स को हराना था। पर यहाँ का जो एटमॉस्फेयर था वो कुछ जरूरत से ज्यादा ही ठंडा था। वोंग कहता है, अब तुम्हें पता है ना, तुम्हें आराम से और धीरे धीरे करना होगा। तो वो कहता है कि ठीक है, मैं समझ गया। और ये देखकर वोंग कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा अच्छा है, इस बार उसने जो आंसर दिया है वो ठीक है। मुझे लगता है कि इस बार मैं उसके ऊपर यहाँ पर भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पर 12वें फ्लोर के साथ नॉर्मली क्लियर करना चालू कर देता हूँ तो जो मैनेजमेंट ब्यूरो है वो मेरे तरफ से पूरा इंटरेस्ट यहाँ पर खो देगा। पर असल में यहाँ पर जो सर्दी है वो कुछ जरा से ज्यादा ही है और इसकी वजह से बेचारे की नाक बाल आंख सब कुछ यहाँ पर जमना चालू हो चुका था। वो कहता है कि मैं इस सर्दी के लिए पूरे तैयार होकर आया था, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कुछ जरा से ज्यादा यहाँ पे चीज को इंड्योर करना होगा। पर जैसे जॉन उसकी यहाँ पर हालत देखता है तो वो ये देखकर घबराते हुए कहता है, क्या तुम पूरी तरह से ठीक हो? पर वो चिल्लाते हुए कहता है, अगर ऐसा है तो मैं जल्दी से इस चीज को खत्म करता हूँ जिससे मैं तुरंत ही तुम्हें गर्म रूम के अंदर लेकर जा सकूं। पर वोंग चिल्लाते हुए कहता है कि नहीं, मैंने कहा ना कि तुम स्लोली काम करना। पर वो कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी जान इस सर्दी की वजह से काफी ज्यादा बड़े खतरे में है। आखिर मैं तुम्हें इस तरीके से यहाँ पर मरता हुआ कैसे देख सकता हूँ? तुम्हारी जान को काफी ज्यादा बड़ा खतरा है। और ये कहकर वो जितने विजिल्स होते हैं उन सभी के गले काटते हुए काफी आसानी से उन सभी को यहाँ पर मारना चालू कर चुका था। और ऐसे ही करते हुए उसने 15 प्लेटिनम बैजेस को यहाँ पर जीत लिया था। और उसकी पीक पर उसे एक आइटम मिलता है, यानी एनर्जी शील्ड किट। और असल में ये एक तरीके का गोल्डन ब्रेसलेट था। ये देखकर वो कहता है कि एक एनर्जी शील्ड, और जब वो उसे पहनता है तो उसे बताया जाता है और ये एनर्जी शील्ड किट जितना भी डैमेज रहेगा उसे पूरे से एब्जॉर्ब कर लेगा और इसे एक बार इस्तेमाल करने के बाद 5 घंटे के बाद ही इस्तेमाल किया जा सकता था। और वोंग ये देखकर कहता है, क्या सच में? जिसके बाद जैसे वो उसे इस्तेमाल करता है तो एक एनर्जी से बना हुआ आर्मर उसके शरीर को कवर करने लगता है। और वो ये देखकर कहता है कि प्रैक्टिकली ऐसा लगता है जैसे कि मैंने एक फुल सूट आर्मर पहना हो जिससे अब कोई भी अटैक उसका कुछ भी नहीं कर सकता था। और इसके अलावा ये फैक्ट है कि मुझे ये टावर एग्जीक्यूटिव से मिला है। इसका मतलब मैं इस एनर्जी शील्ड को रियल वर्ल्ड के अंदर भी इस्तेमाल कर सकता हूँ और अगर मैं ऐसे मार्केट में बेच देता हूँ तो इससे मैं काफी ज्यादा पैसे कमा सकता हूँ, 2 बिलियन या 3 बिलियन या फिर उससे भी ज्यादा। क्या अभी जाकर मुझे इसे बेच देना चाहिए जिससे मैं टावर पर क्लाइम करने से रिटायर हो सकूं? नहीं रुको, अगर मैं इससे भी ज्यादा ऊपर क्लाइम करता हूँ तो शायद और भी ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स हो सकते हैं और रिवॉर्ड्स जो कि मुझे यहाँ पर मिल सकते हैं। इसलिए वो काफी खुश होते हुए जॉन से कहता है कि 16th फ्लोर को भी तुम तुरंत ही यहाँ पर S++ रैंक के साथ क्लियर कर सकते हो। वो कहता है कि हाँ, क्लियर तो कर सकता हूँ, ये चीज तो पॉसिबल है, पर मैं इस चीज की गारंटी नहीं ले सकता कि वो S++ रैंक के साथ ही होगा। ये सुनकर वो कहता है, क्या सच में? अगर ऐसा है तो आखिर अब मैं यहाँ पर क्या करूँ? पर जॉन थोड़ा कंफ्यूज था कि यहाँ पर कुछ हुआ है। पर वहीं पर बॉन्ग वो तो इस ब्रेसलेट के बारे में सोच रहा था कि मैं इसको यहाँ पर बेच दूं। और दूसरी तरफ अवेकनिंग ब्यूरो के अंदर पाक्सो उन लोगों से पूछता है कि वो ग्लोबल अनाउंसमेंट जो कि S++ क्लियर रिकॉर्ड की थी, कि वो S++ क्लियर रिकॉर्ड की ग्लोबल अनाउंसमेंट आखिर वो कितने लंबे समय से यहाँ पर बंद है। लिविंग बताते हैं कि आज ही उसने यहाँ पर 15वें को क्लियर किया है। जियावांग कहता है, देखकर लगता है कि उसने अभी बस यहाँ पर 15th फ्लोर को ही क्लियर किया है। पर पार्क सू ये देखकर परेशान होते हुए कहता है कि सच में भगवान काफी ज्यादा क्रूल है, आखिर उन्होंने इस तरीके के टैलेंट एक बेकार से प्लेयर को क्यों दे दिया जो कि इतना ज्यादा डरपोक है। जियावांग कहता है कि ये चीज सच है कि जो डिफिकल्टी है वो 16th फ्लोर के साथ और भी ज्यादा यहाँ पर बढ़ जाती है, पर मुझे ऐसा नहीं लगता कि प्लेयर गोंग यहाँ पर इसको कॉन्क्वेस्ट करने से पहले गिव अप कर सकता है। अगर हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करें तो। पर तभी उसका फोन बजता है और उसके बाद एक मैसेज आता है। ये देखकर वो पाक्सू को बताता है, प्लेयर वोंग ने कहा है कि वो अवेकनिंग मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर आना चाहता है। ये सुनकर पाक्सू शॉक था और वो आगे कहता है, उसने कहा था कि वो यहाँ पर प्लेयर शॉप को इस्तेमाल करना चाहता है। पाक्सू कहता है, क्या प्लेयर शॉप? क्या सच में ऐसा हो सकता है कि वो 15th फ्लोर तक यहाँ पर फार्म करता रहा हो जिससे वो अपने फंड को यहाँ पर बढ़ा सके उन न्यू आइटम्स के लिए? जियावांग भी ये सुनकर कहता है कि हाँ, देखकर तो ऐसा ही लगता है। उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी औजार नहीं था जब हम लोग उसके घर उससे
मिलने के लिए गए थे। जब ये चीज वेरीफाई हुई थी कि वो अवेकन हुआ है तो पाक सू चिल्लाते हुए पागलों की तरह कहता है कि आखिर मैं इतना ज्यादा बड़ा बेवकूफ कैसे हो सकता हूँ। मैं यहाँ पे प्लेयर वोंग को बिना सच जाने यहाँ पे क्रिटिसाइज करने में लगा हुआ था। इसलिए अब जैसे ही प्लेयर वोंग यहाँ पर आता है तो उसे गिव अप प्राइस पर जितने भी आइटम्स उसे चाहिए वो सब दे देना। और अब इस चीज को 15 दिन हो चुके थे जहाँ पर वो 15th फ्लोर के अंदर घूम रहे थे। और ये सुनने के बाद जॉन भी बहुत ज्यादा शौक था। वो कहता है कि आखिर तुमने अभी अभी यहाँ पे क्या कहा। वोंग जो कि अपनी टी शर्ट उठाए हुए था वो कहता है कि मैंने कहा कि तुम मुझे स्टैब करो अपने खंजर से। और जॉन रोते हुए कहता है कि आखिर तुम ये सब मेरे साथ क्यों कर रहे हो। अगर मेरी वजह से तुम्हें जरा सा भी बुरा लगा है तो तुम मुझे पीट पीट कर अधमरा कर सकते हो, पर प्लीज मुझसे ये सब मत करवाओ। पर वो बताता है कि मैं तो बस एनर्जी शीट को यहाँ पे देखना चाहता हूँ कि वो सही तरीके से काम कर रही है या फिर नहीं। देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ पर तुमसे मानने का कह रहा हूँ, तो आखिर तुम इस चीज को इतनी ज्यादा बड़ी बात क्यों बना रहे हो। वो छोटा सा खंजर मारकर तो देखो। पर जॉन तो चिल्लाते हुए कहता है कि ला 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 मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैंने कुछ भी नहीं सुना। क्या तुम्हें सुनाई दे रहा है? मैंने कुछ भी नहीं सुना, मैंने कुछ भी नहीं सुना। और ये देखकर वो कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटिंग है। अगर ऐसा तो चलो ठीक है, मैं खुद से ये सारी चीजें कर लेता हूँ। और ये कहकर उसका खंजर पकड़ता है और सीधे अपने पेट में दे मारता है। और जैसे ही जॉन ये देखता है तो बेचारे का मुंह फटा का फटा रह गया था। वो खुद भी ये देखकर शॉक था। और जैसे ही बॉन्ग को एहसास होता है कि उसने क्या किया है तो वो भी घबरा कर चिल्लाते हुए कहता है कि शिट, मैंने यहाँ पे बिना शील्ड को चालू करे ही अपने आप को स्टैब कर लिया। और जॉन रोते हुए कहता है कि मेरे हाथ ने यहाँ पर तुम्हें नुकसान पहुंचाया है, मैं तुरंत ही इसे काट दूंगा। तो ये देखकर वो चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी मत करना। और साथ ही वो हीलिंग पोशन का इस्तेमाल करते हुए झल्ली से अपने आप को ठीक कर लेता है। जिसके बाद जॉन और जोर से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम कभी भी ऐसा कुछ करने के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। वो कहता है कि ठीक है मैं समझ गया, अब जाकर तुम अपने हंट को पूरा करो। जिसके बाद वो अपने हंट चालू करता है और वहाँ पर जितने भी लोग थे जो कि शेडोज जैसे दिख रहे थे उन सभी के गले काट कर उनको मारना चालू कर देता है। और वोंग ये देखकर कहता है कि जॉन लगभग अपने इस हंट को 10 मिनट के अंदर खत्म कर देगा। तब तक के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मुझे अपने स्किल को यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहिए जब तक मैं यहाँ पर वेट कर रहा हूँ। और वो अपने स्किल शेडो स्टेप को इस्तेमाल करता है और वो इस चीज को महसूस करता है कि इस बार वो बड़े ही आराम से आगे की तरफ बढ़कर आ गया था। वो ये देखकर कहता है कि अगर ये किस तरीके की फीलिंग थी, ये तो बिल्कुल वैसा ही था। अब मुझे समझ में आया कि आखिर जॉन ने मुझसे क्यों कहा था कि मैं इसे यहाँ पर सीख जाऊं। और जब उसे अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करने लगता है तो सच में इस चीज में उसे काफी ज्यादा मजा आने लगा था। और ऐसे प्रैक्टिस करते हुए वो पूरे में घूम रहा था जहाँ पर गलती से उसके सामने एक गॉब्लिन आ जाता है, जो देखकर वो भी उसे कंफ्यूज था क्योंकि वहाँ पर वो जॉन से छुपकर बैठा हुआ था। और ये देखकर वो कहता है क्या एक गॉब्लिन, कि ये यहाँ पर जॉन से छुपने की कोशिश कर रहा है। ये देखकर वो काफी ज्यादा डर जाता है और वो गॉब्लिन जंप करते हुए वोंग के ऊपर हमला कर देता है। वोंग घबरा कर अपने हाथ को आगे करते हुए शील्ड को भी चालू कर देता है और जब वो उसे काटने की कोशिश करता है तो वोंग को इससे कुछ भी नहीं होता। और ये देखकर वो घबराते हुए कहता है कि तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा डरा रहे हो। और ये कहकर वो एक जोरदार लात उसके मुंह पर दे मारता है जिससे वो उड़ते हुए काफी ज्यादा दूर चला गया था। और तभी जॉन उसे अपनी तरफ आता हुआ देख लेता है और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा पास था और एक ही बार में उसे यहाँ पर काट देता है। पर वो वोंग से कुछ कह पाता पर तभी उसी चीज का एहसास होता है और वो जल्दी से वोंग की तरफ चिल्लाते हुए उसके पास आ जाता है और कहता है क्या तुम पूते से ठीक हो? क्या तुमने गॉब्लिन से लड़ाई करी? आखिर तुम क्या सोच रहे थे? कहीं तुम्हें कोई नुकसान तो नहीं हुआ? और ये कहकर वो उसको पूते से चेक करना चालू कर चुका था। पर अब जॉन तो वोंग के ऊपर गुस्सा करने लगा था। वो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं बार बार तुमसे एक ही चीज कहता हूँ कि तुम्हें जरूरत से ज्यादा ब्रेव बनने की जरूरत नहीं है। क्या तुम्हें ये चीज समझ में नहीं आती? वो अपने कान पकड़े हुए कहता है कि ठीक है मैं समझ गया। और वोंग बताता है कि 15th फ्लोर तक फार्मिंग करने की वजह से इन 15 दिनों के अंदर उसके स्किल्स पहले से काफी ज्यादा इंप्रूव हो चुके हैं। और इसके अलावा जो मैजिक स्टोन्स हैं उनका वेट भी पहले से बढ़कर 22 किलो के आसपास हो चुका है और उनकी मार्केट वैल्यू 11 बिलियन युआन के आसपास है। जी हाँ, वैंग वोंग के कॉल करने की वजह से काफी खुश था। वो कहता है कि तुम्हारा कॉल करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। वो कहता है कि हेलो, मैं यहाँ पर प्लेयर शॉप को विजिट करना चाहता हूँ। वो कहता है कि बिल्कुल, मैं जल्दी से तुम्हें यहाँ पर लाने के लिए कुछ लोगों को भेज देता हूँ। पर वोंग कहता है कि नहीं मैं खुद ही वहाँ पर आ जाऊंगा। तो वो कहता है कि तुम्हें अपना को बर्डन समझने की जरूरत नहीं है, असल में ये हमारा स्टैंडर्ड पीक है हर एक कॉन्ट्रैक्ट प्लेयर के लिए। वोंग कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, मैं वेट कर रहा हूँ। पर जब वो उनकी बिल्डिंग के नीचे आता है तो वहाँ पर एक काफी ज्यादा लंबी चौड़ी कार खड़ी हुई थी जिसके अंदर से वोंग निकल कर आ रहा था। उसे काफी ज्यादा ऑकवर्ड सा लग रहा था। पर जी हवेंग उससे कहता है कि हमें मिले हुए काफी लंबा समय हो गया प्लेयर वोंग, मैं सिंसियरली तुम्हारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वेलकम करता हूँ। तो वो कहता है कि हेलो, और साथ ही वो सोचता है कि चाहे मैं इस चीज को किसी भी तरीके से क्यों ना देख लूं, पर ये एक वीआईपी ट्रीटमेंट है। जिसके बाद वो स्कैनर के ऊपर हाथ रखकर अपने रजिस्ट्रेशन को सक्सेसफुली यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है। और जी हवेंग उसे कहता है कि ठीक है, अब से तुम कभी भी इस शॉप को जब भी चाहो तो विजिट कर सकते हो, तुम्हें कॉल कर आने की जरूरत नहीं है। पर अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें अंदर से इंटीरियर दिखा सकता हूँ। पर वोंग हंसते हुए कहता है
है कि चीज की जरूरत नहीं है, मैं अपने सामने लेकर सारी चीजों को खुद से देखना चाहूंगा। और अब वो प्लेयर शॉप के अंदर आ गया था और वो ये देखकर कहता है, अच्छा यानी ये प्लेयर एग्जीक्यूटिव शॉप है, सच में ये तो काफी ज्यादा कमाल की लग्जूरियस है, पर आखिर यहाँ पर मेरे अलावा कोई और कस्टमर क्यों नहीं दिख रहा, या फिर इसी वजह से क्योंकि यहाँ के आइटम्स कुछ जरूरत से ज्यादा एक्सपेंसिव हैं। पर सबसे पहले मुझे अपने मैजिक स्टोन्स को यहाँ पर बेचना चाहिए। और जब उस आदमी को देता है तो वो बताता है कि इनकी मार्केट वैल्यू 11 मिलियन के आसपास की है, पर जो ये पैसा है वो 3 दिन के अंदर तुम्हारे अकाउंट के अंदर डिपॉजिट हो जाएगा। पर वो पूछता है कि मैं इनको यहाँ पर तुरंत ही इस्तेमाल कर सकता हूँ, तो वो कहता है कि बिल्कुल ये चीज भी पूरी तरह से पॉसिबल है। और ये देखकर वो निराश होते हुए कहता है कि सच में शॉपिंग करना काफी ड्राइंग होता है, चलो जल्दी से कुछ खरीदते हैं जिससे हम लोग वापस घर जा सके। और दूसरी तरफ पाक सू जी हवांग से पूछता है क्या प्लेयर वांग की शॉपिंग यहाँ पर बिना किसी इशू के चालू हो चुकी है, तो वो कहता है कि बिल्कुल, देखकर ऐसा लगता है कि अभी आसपास वो वहाँ पर घूम रहा है और हमने बाकी प्लेयर्स को ये इन्फॉर्म कर दिया था कि शॉप आज के लिए बंद रहेगी। पाक सू प्राइसिंग के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि मैंने स्टाफ को ये चीज बता दी थी कि जितनी भी चीज वो वहाँ पर बेचेंगे उसके ऊपर 90% का डिस्काउंट रहेगा। उसका ये डरा हुआ सा नेचर देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अगर हम लोग यहाँ पर किसी भी आइटम को उसे फ्री में देते हैं तो शायद इसकी वजह से वो एक काफी बड़े झटके के अंदर जा सकता है और वो तुरंत ही इस चीज के लिए मना कर देगा। तो ये सुनकर पाक सू कहता है कि तुमने काफी अच्छा काम किया। अब वो वहाँ से अपनी शॉपिंग कर घर वापस आ चुका था और उसने अपने लिए एक हथियार खरीदा था, एब्डेमेंट मार्की, जो कि 2 मिलियन युआन का था, और साथ ही लेदर वॉकर्स जो कि 3 मिलियन युआन के थे। पर ये देखकर भी वॉन्ग सोचता है कि मैंने स्टैंडर्ड आइटम्स के प्राइस के बारे में सुना है कि यूजुअली वो 20 या 30 मिलियन युआन से शुरू होते हैं, और जिस तरीके से टीम लीडर जी हवांग मुझसे मिलने के लिए बाहर आए थे, इस चीज से तो ये बात साफ साफ समझ में आती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि आखिर मैं इस चीज के बारे में कितना ही क्यों ना सोच लूं, पर डेफिनेटली वो मुझे एक स्पेशल ट्रीटमेंट देते हैं। सच में इस दुनिया के अंदर कुछ भी फ्री नहीं है, पर फिर भी इसकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बड़ा झटका सा लग रहा है, पर फिर भी मैं वहाँ से काफी अच्छे तरीके से निकल कर आ गया। और ये फैक्ट है कि मैं अपनी पूरे इंटायर डिफेंस को बस केवल एक पेयर के साथ ही कवर कर सकता हूँ, और ये पूरा का पूरा शुक्रिया एनर्जी शील्ड का है जो कि एक पूरा का पूरा आर्मर है जिसने बाकी सभी दूसरे डिफेंस गियर के स्लॉट्स को यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, और ये सब केवल पर्क की वजह से ही हो पाया है। पहले मैंने अपने आप से वादा किया था कि मैं बिल्कुल भी लालची नहीं बनूंगा जब मैंने टावर पर क्लाइंब करना चालू किया था, पर पर्क ने मेरे रियल लेवल को जगा दिया है और मुझे लालची बना दिया है। अब अगले दिन जब वो जॉन को यहाँ पर समन करता है तो वो सल्यूट करते हुए कहता है कि आज भी तुम्हारे लिए समन होना मेरे लिए ऑनर की बात है कि आज भी हम लोग 15th फ्लोर के अंदर फार्मिंग करने के लिए जाने वाले हैं, तो वो कहता है कि नहीं, चलो हम लोग सीधे 16th फ्लोर के अंदर चलते हैं। ये सुनने के बाद जॉन थोड़ा सा कंफ्यूज था, पर वो आगे बताता है कि जो मेरे समनिंग का कूल डाउन था वो यहाँ पर खत्म हो चुका है। ये सुनकर जॉन खुश हो गया था और वो कहता है तो चलो एक और इंसान को यहाँ पर समन करते हैं। वो यहाँ पर अजीब तरीके की इंकांटेशन करना चालू कर देता है, आबरा का डाबरा गिली गिली छू, और जैसे ही वो यहाँ पर रैंडम समन को एक्टिव करता है तो एनर्जी के साथ यहाँ पर एक आदमी मैनिफेस्ट होना चालू हो जाता है, और जो उसकी शेडो थी वो धीरे धीरे कर बढ़ने लगती है, इतनी ज्यादा कि उसका साइज कुछ जरूर से ज्यादा ही बढ़ता चला जा रहा था, और वो जो कि यहाँ पर मैनिफेस्ट हो रहा था वो छत तोड़कर उससे बाहर निकल जाता है। और ये देखने के बाद वोंग बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए कहता है कि आखिर मैंने यहाँ पर किसको समन कर लिया, और मेरा जितना भी सिक्योरिटी डिपॉजिट था उसका अब क्या होगा। बेचारे का घर तबाह हो गया।